नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की कक्षा 10 की तैयारियां बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी रास्तों बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में बिहार बोर्ड की अर्थशास्त्र का अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं का वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट। और हमारी चल रही है वन शॉट की सीरीज। हमने अर्थशास्त्र में हम आज अध्याय 5 रोजगार और सेवाएं पढ़ने वाले हैं। आज इस आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला चैप्टर आपके दिमाग में एंटर करा दिया जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको हर चीज समझा दी जाएगी, हर चीज आपके दिमाग में डाल दी जाएगी और जो उद्देश्य है हमारा 0% डाउट 100% मार्क्स वाला, वो पूरा करा जाएगा कि साहब आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए ही आए। तो चलिए जानते हैं कि आज के वन शॉट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम इस वन शॉट में वैसे पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे पर हम रोजगार एवं सेवा जो मुख्यतः चैप्टर का नाम है उसको समझेंगे। सेवा क्षेत्र का महत्व देखेंगे, भारत विश्व में कैसे सेवा प्रदान कर रहा है वो देखते हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे और फिर फाइनली जो आधुनिक मंदी आई थी उसके प्रभावों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं परिचय की, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर का जो नाम है वो है रोजगार एवं सेवाएं। क्या नाम है? रोजगार एवं सेवाएं। देखिए आप अभी तक इतना पढ़ करके आ चुके हैं। अध्याय 1 आपने देखा अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर अध्याय 2 में आय के बारे में देखा, अध्याय 3 में मुद्रा के बारे में देखा, अध्याय 4 में वित्तीय संस्थाओं के बारे में देखा। वैसे तो आपने सब कुछ एक बार पूरा पढ़ लिया है, पूरा इको पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया और अभी हम वन शॉट की सीरीज में चल रहे हैं। तो आप इतना सब कुछ समझने के बाद मुझे एक बात इतनी सी बताइए कि आपको रोजगार से क्या समझ में आता है? क्या मतलब है रोजगार का? जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और कोई व्यक्ति रोजगार में है, ये क्या होता है रोजगार? क्यों बार-बार में आपने चुनाव में सुना है कि जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हमारी सरकार आई तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये रोजगार क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका क्या मीनिंग है रोजगार का? कभी सोचा है आप लोगों ने? अभी आपका दिमाग बहुत छोटा-सा है, उम्र छोटी-सी है, पर सोचना तो हमें बड़ा चाहिए ना हमेशा। तो आप सोचिए, 10 सेकंड का मैं टाइम आप लोगों को देता हूँ कि सोचिए कि रोजगार एक्चुअली होता क्या है? रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का क्या अर्थ है? और इस रोजगार को सेवाओं से आज इस अध्याय में क्यों जोड़ा गया? 10 सेकंड वीडियो को पॉज़ कर के एक बार सोचिएगा कि साहब रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब क्या है? तो आज हम उसी को समझते हैं कि रोजगार का मतलब क्या है। फिर हम सेवाओं की बात करेंगे और नहीं तो ऑटोमेटिकली आप इसको जब समझेंगे तो आप पूरा क्लियर हो ही जाएगा। आप सेवा क्षेत्र तक मैं आपको इसमें पहुंचाता हूँ। रोजगार का मतलब सीधा सा मेरी परिभाषा में जो होता है बच्चों, रोजगार का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके पास आय प्राप्त करने का साधन जो होता है, आय प्राप्त करने का साधन। आय प्राप्त करने का जो साधन होता है उसी को हम रोजगार कहते हैं। मतलब जिस काम के जरिए, जिस धंधे के जरिए आपको इनकम मिलती हो, आपको पैसा मिलता हो, वो आपका रोजगार है। आज मैं पढ़ा कर करके पैसा कमाता हूं तो पढ़ाना मेरे लिए रोजगार हो गया। कोई सरकारी दफ्तर में बैठ कर करके काम करता है और उस काम के बदले में उसको पैसा मिलता है तो वो उसका रोजगार हो गया। कोई एक छोटी सी दुकान चलाता है, उस दुकान के बदले में उसको घर में इनकम आती है, पैसा आती है, तो वो उसका दुकान चलाना रोजगार हो गया। तो रोजगार सीधा सा क्या कहता है? आय प्राप्त करने का साधन बताता है कि आय प्राप्त करने का साधन होना चाहिए। और जब कुछ लोगों के पास आय प्राप्त करने का साधन नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे कि उसको आय मिल सके, इनकम मिल सके, तब हम क्या कहते हैं कि बेरोजगार है। तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। अब जब हम बात कर रहे हैं आय प्राप्त करने के साधनों की, तो हम इसको 2 भागों में बाँट करके अगर एक बार पढ़ें तो थोड़ा शायद और भी आसान होगा। हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। हम क्या बात करें? आर्थिक गतिविधियों की, हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? आप सब पढ़ चुके हैं कि आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं वो गतिविधि, वो क्रिया, वो काम होते हैं जिनको करने से हमें आय प्राप्त होती है। मतलब मैं जो भी काम करूं जिसके बदले में मुझे पैसा दिया जाए वो मेरी आर्थिक गतिविधि हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पेमेंट होगा, मेरी आर्थिक गतिविधि है। मैं किसी कोचिंग में पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पेमेंट होगा, मेरी आर्थिक गतिविधि है। मैं किसी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो मेरी आर्थिक गतिविधि है। जहां से भी मुझे इनकम मिलती है, जिस भी कार्य को करने से अगर हमें आय की प्राप्ति होती है, वो हमारी आर्थिक गतिविधि होती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हम बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों की।
मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट, वह सारे काम, वह सारी गतिविधियां, वह सारी क्रियाएं जिनको करने से हमें आय प्राप्त नहीं होती, जिनको करने से हमें इनकम नहीं मिलती है। अब ऐसे कौन से काम है? ये सारे काम होते हैं प्यार प्रेम में, रिश्ते संबंधों में। जैसे कि हमारी माँ जी हमारे लिए खाना बनाती है माता, पर वो हमसे पैसे नहीं लेती, वो गैर आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर सबको देखता है तो वो पैसे लेता है, वो उसकी आर्थिक गतिविधि है। पर जब उसी डॉक्टर का बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसको चेक करता है और वो पैसे नहीं लेता, तो वो क्या कहलाती है? गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती है। तो हम आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां, अगर मैं किसी आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ हूं, अगर मैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हूं, इसका मतलब है मेरे पास इनकम आ रही है, और इनकम आ रही है इसका मतलब है रोजगार। अब इसी आर्थिक गतिविधियों को हम आगे जाकर के तीन भागों में बांट देते हैं। वो है पहला प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ओके, इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को हमने तीन क्षेत्रों में बांट दिया। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि कोई खेतीबाड़ी का काम कर रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कोई उद्योगों में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और कोई सेवा देने का काम कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों एरिया हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, गुड बना रहे हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र सेवा की बात करता है, सर्विस की बात करता है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि बेटा वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस है, कैसे बताओगे कि वस्तु सेवा में क्या अंतर होता है? अब ये तो कहोगे नहीं नहीं सर, वस्तु वस्तु होती है और अंकल सेवा सेवा होती है, ऐसा नहीं। वस्तु को हमेशा परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि वस्तु वह होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। ये मोबाइल मेरे लिए क्या है? वस्तु है, गुड है, क्योंकि मैं इसको छू सकता हूँ, हाथ में ले सकता हूँ, मेरे हाथ में है। ये जो रिमोट्स हैं, ये रिमोट्स क्या है? वस्तु है, गुड है, ठीक है। ये जो मेरा पेन है, ये पेन क्या है? वस्तु है, गुड है। ये बोर्ड जो है, ये वस्तु है, गुड है। ये मार्कर वस्तु गुड है, टेबल वस्तु गुड है, ये कैमरा वस्तु गुड है, ठीक है ना? ये है क्योंकि इनको मैं छू सकता हूँ। सेवा क्या है? सेवा को छुआ नहीं जा सकता, सेवा को सिर्फ और सिर्फ फील करा जा सकता है, महसूस करा जा सकता है कि साहब अच्छी थी या बुरी थी। आज मैंने आपको पढ़ाया, आप महसूस कर सकते हो कि मनीष सर का जो वन शॉट था बिल्कुल धमाकेदार था। ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे बात करता है, पूछता है हमसे, देखता हम, हाँ यार बहुत अच्छे से चेक करा, हमने फील करा है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो वस्तुओं को वो जिस प्रकार से हमसे व्यवहार करते हैं, वो सेवा है, वो सर्विस है। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये वस्तु प्रदान करते हैं और ये वाला सेवा प्रदान करता है। और इन दोनों क्षेत्रों की सहायता करता है। जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र ने कुछ उगाया, जैसे कपास उगाया, कपास मतलब कॉटन, और उसी कॉटन से शर्ट्स, टी-शर्ट बनती है। वो कहाँ पे बनेगी? वो फैक्ट्रियों में बनेगी। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए। तो अब एक ट्रैक्टर वाले ने बोला साहब मैं छोड़ दूंगा उस फैक्ट्री तक, लाओ पैसे दो। अब वो उसने कोई नई वस्तु नहीं बनाई, जितनी वस्तु उसने रखी थी उतनी फैक्ट्री में उतार, और उसने सेवा दी है यहाँ से वहां तक लेकर। उसने कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं कर दिया। मैं आज पढ़ा करके आपको कोई नई वस्तु नहीं बन जाओगे। एक बच्चा दो में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, दो चार में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। आप जैसे हो वैसे रहोगे, पर आपको मैंने पढ़ाया है, नॉलेज दिया है, एजुकेशन दी, सेवा दी। तो ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ये सेवा का उत्पादन। हमारा वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये रोजगार की बात करता है, और रोजगार भी किसमें? सेवा क्षेत्र में, या सेवाओं की बात करता है, तृतीय क्षेत्र की बात करता है, टर्सरी सेक्टर की बात करता है। ये हमारा टॉपिक है, रोजगार और तृतीय क्षेत्र। अब रोजगार का मतलब तो आपको पता चल गया कि हमारे पास आय का साधन होना चाहिए, हम आय प्राप्त कर सके ऐसा साधन होना चाहिए। और जब भी हम किसी भी कार्य से आय प्राप्त करते हैं, वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। आर्थिक गतिविधियां तीनों में। अब बेरोजगार किसको कहेंगे? बेरोजगार का मतलब ये होगा कि जिसके पास आय प्राप्त करने के साधन ना हो। पर देखो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनको हम अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है, और घर पे बैठा बोले, ए भगवान, रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं मिलते, देश में तो काम ही नहीं मिलता। तो हम उसको बेरोजगार में नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, वो प्रयास नहीं लगा रहा है।
बेरोजगार किसको कहा जाएगा कि वो अपनी उन स्किल्स के कारण जितनी उसमें गुण है, उस गुण के अनुसार उसको उतना भुगतान नहीं हो पा रहा, उतना पेमेंट उसको नहीं मिल पाता है, उतना रोजगार उसको नहीं मिल पाता है, तो हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे, हम अनएम्प्लॉयड उसको कहेंगे। भारत में जनरली क्या होता है कि व्यक्ति कितना ही कमा ले, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कितने ही कमा ले, परंतु लोगों की नजर में रोजगार वाला व्यक्ति कौन है? जो सरकारी नौकरी, जिसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, मतलब रोजगार में वही, बाकी पूरा देश क्या है? बेरोजगारी में। पर ऐसा नहीं है, जो लोग प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं उनको भी आय मिल रही है, तो वो भी रोजगार में ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपन जान लेते हैं रोजगार की परिभाषा, रोजगार की बात कर लेते हैं। रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्य में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त हो सके। देखिए, अब देखिए रोजगार जो है, रोजगार देखिए जैसे आज एक कोई कंपनी है, अब कंपनी किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करती है, हायर करती है, तो दो कारण होंगे। पहला कारण तो क्या होगा कि उस व्यक्ति से कंपनी को कितना फायदा होगा, और दूसरा जो कंपनी उस व्यक्ति को पेमेंट करेगी तो उस पेमेंट से उस व्यक्ति का भी जो जीवन है वो सुधरेगा। अब व्यक्ति ने अगर ज्यादा बहुत अच्छा काम करा है, बहुत ईमानदारी से काम करा, खूब मेहनत करी है, तो उससे क्या होगा? कंपनी का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ तो वो क्या है? जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उसको ज्यादा पैसे देगी। अब ज्यादा पैसे दिए तो एक तरफ तो कंपनी का फायदा हुआ, दूसरी तरफ अब मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं उस कंपनी का कर्मचारी हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मैं अच्छे कपड़े और खरीद पाऊंगा, अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, मेरी मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा कर पाऊंगा, और भी अच्छी इनकम मुझे मिली तो मैं उनके ऊपर भी जाकर के जो बेहतर सुख सुविधा है उनको हासिल कर पाऊंगा। तो रोजगार का हमेशा अभिप्राय क्या होता है? जो हमारा मानव संसाधन है, जो हम मानव हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, जो पढ़े लिखे स्वस्थ जो नागरिक है देश के, उस मानव संसाधन को ऐसे कामों में लगाना जहां से उत्पादकता बढ़ सके, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादन करके दे सके देश के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, क्योंकि देश के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। अब वो काम किसी ना किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। अब जो कहीं ना कहीं जब काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब देश के अंदर भी बढ़ रहा है, तो वो पूरी दुनिया में बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, तो देश को भी फायदा, कंपनी को भी फायदा और व्यक्ति को भी फायदा। उत्पादकता बढ़ा सके तो एक तो ही हो जाएगा, और जो सामान्य जनमानस है, जो कि लोग काम कर रहे हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान जैसे प्राप्त हो सके। तो रोजगार व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाए, बेहतर सुख, बेहतर जीवन जो है वो मिल सके, उसी के लिए व्यक्ति कमाता है। वी वॉन्ट यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम आपको चाहते हैं, हम आपको हायर करना चाहते हैं, हम आपको जॉब पर रखना चाहते हैं, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। फिर आता है बेरोजगार। ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। तो वो काम करने के लायक होते हैं, मतलब वो काम करना भी चाहते हैं, पर उचित पारिश्रमिक पे, वो जितना पेमेंट, जितना भुगतान चाहते हैं, उस पर उनको काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। मतलब जेब खाली, क्योंकि पैसा ही नहीं है, और जो पैसा नहीं है मतलब उसी को तो हमने बेरोजगार कहा है, उसी को तो अनएम्प्लॉयड कहा है। तो रोजगार और बेरोजगार। नोट, देश के ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाना, अर्थात उचित पारिश्रमिक पर सक्षम रूप से काम करने वालों को यदि काम ना मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाहता हो, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास खूब बाप दादाओं का खूब पैसा मिला हुआ होता है, खूब जमीन, खूब धन दौलत खूब होता है, तो सोचते हैं कमा करके करना क्या है, खूब पैसा है, क्या करेंगे कमा करके? वो अपनी इच्छा से ही नहीं कमाना चाहते, तो हम उनको बेरोजगार की में नहीं गिनेंगे। पर एक्चुअल में वो लोग ऐसा काम चाहते हैं और उस पेमेंट, जिस लेवल का पेमेंट वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बेरोजगार की टिंग में लेंगे, बेरोजगार मानेंगे। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की या टर्सरी सेक्टर की। सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता हो। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र का मतलब क्या रखा गया है कि शारीरिक शक्ति, मतलब शरीर में ताकत के हिसाब से कोई काम दिया गया हो। कार्य क्षमता, कि आपको किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है आप में। और दक्षता का मतलब होता है आप कैपेबल कितने हो। क्षमता तो क्या है कि उसको पावर कितना है, आपको उस कार्य को कितना कर सकते हैं। और दक्षता मतलब आप में कैपेसिटी भी होनी चाहिए, आप उस चीज के कैपेबल भी होने चाहिए। ठीक है, कैपेबल भी होनी। जैसे आज मान लीजिए, आज मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं कितना दक्ष हूं, मतलब मैं अपने काम में कितना कैपेबल हूं, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं या नहीं पढ़ा सकता हूं, पहले बात तो ये है। फिर कार्य क्षमता का मतलब तो ये है कि मैं एक दिन में 5 रिकॉर्ड कर सकता हूं या 10 रिकॉर्ड कर सकता हूं।
पर पहले तो कैपेबल होना जरूरी है, दक्षता होनी जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। तो सेवा क्षेत्र में शारीरिक शक्ति को भी देखा जाएगा, कार्य क्षमता, दक्षता के आधार पर जो रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे वो। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि लैपटॉप पे काम करते हुए व्यक्ति को। भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार उपलब्ध करवाता है, सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार देता है, तो कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि क्षेत्र देता है। कृषि में आज भी ना करते 54 से 55% भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है, मतलब वो कृषि के कार्यों में लगी हुई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि का काम कर रही है और वहीं से उनको आय की प्राप्ति होती है, इनकम होती है और उनका घर बार चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान उनको मिल रहा है। रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। तो देखिए रोजगार एवं सेवाओं में क्या बोला गया? जब व्यक्ति अपने परिश्रम मतलब अपनी मेहनत और अपनी शिक्षा के आधार पर, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, मानव मानव होता है, पर मानव को मानव संसाधन कैसे बनाया जाता है? संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन का मतलब ये हो जाता है बेटा कि जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप मुझे मोबाइल में देख लो, मोबाइल आपके लिए मुझसे पढ़ने के लिए एक साधन है, एक सोर्स है कि भाई आप मोबाइल से मेरे से पढ़ सकते हो। तो ये मोबाइल जो साधन है वो आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। आपकी आवश्यकता क्या है? पढ़ना है। किससे पढ़ना है? मनी सर से पढ़ना है। और मनी सर से पढ़ने के लिए आपको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आपका क्या हो गया? संसाधन हो गया। वो क्या हो गया? आपके लिए एक रिसोर्स हो गया। तो हमारे लिए संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। एक्जेक्टली वही है ना। तो अब मानव संसाधन क्या है कि जो देश की आवश्यकता है उनको पूरा हो सके। देश की आवश्यकता है कैसे? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, देश बहुत आगे जाए, उसके लिए क्या? ज्यादा उत्पादन करना है, खूब पैसे कमाना है, खूब ही करना है। तो अब वो कौन कर सकता है? वो मानव संसाधन कर सकता है। पर इस मानव को मानव संसाधन कैसे बनाना है? मतलब देश को आगे ले जाने वाले व्यक्ति कैसे तैयार करने? उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी होगी, उनके स्वास्थ्य पे खूब खर्चा करना पड़ेगा, और जब वो जॉब करना शुरू करें तो उनको बेहतर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा काम सीख सके और ज्यादा बेहतर से बेहतर काम कर कर करके कंपनी को, देश को, राज्य को, समाज को सब लाभान्वित कर सके, सबको फायदा दे सके। तो व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और शिक्षा के आधार पे जो जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, मतलब धन इकट्ठा कर रहा है किसके लिए? जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन का उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो धन इकट्ठा करता है। किसके आधार पर? परिश्रम और शिक्षा के आधार पर। एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए अब जो आपने धन इकट्ठा करा है, मेरी बात सुनिएगा, एक है जेएम किनीज है, अर्थशास्त्री हैं, उनका एक बहुत फेमस मतलब वो है, फॉर्मूला है। वो कहते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई या एस। यहाँ पर जो y को दर्शाया गया है वो आय है, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सी को जो दर्शाया गया है वो उपभोग है, और यहाँ पे जो प्लस आई में निवेश या विनियोग कहा जाता है इसको, और एस मतलब होता है सेविंग, बचत। जे एम किनीज क्या कहते हैं बेटा? क्या नाम है? जे एम किनीज। ये किनीज क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, जो टोटल आय होती है, वो दो ही जगह खर्चा होती है, या तो उपभोग में, मतलब आप उन पैसों का इस्तेमाल कर लोगे, या वो पैसा बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं कि एक व्यक्ति है, उसकी 10,000 इनकम है और उसका हर महीने जो खर्चा आता है वो 6,000 का आता है, खाना पीना रहना है ना, जो भी है 6,000 का खर्चा आता है। अब 6,000 लग गए तो 4,000 क्या हुआ? बचे। बिल्कुल सही बात है भाई, दो ही काम हो सकते हैं, तो खर्चा हो जाएगा या पैसा बच जाएगा। तो 6,000 उपभोग हो गए, 4,000 बचत हो गई। अब इस बचत को जब आप इस प्रकार ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां से आपको भविष्य में कुछ लाभ होगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे को हम क्या कह देते हैं? निवेश कह देते हैं। ये 4,000 मैं अपने पास रखता हूं तो ये मेरी बचत है, पर ये 4,000 मैं बैंक में डाल दूं, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, वो मेरा निवेश है। मैंने 4,000 रुपए जोड़ जोड़ करके 40,000 का सोना खरीद लिया, उसको संभाल करके रखा हो, वो मेरा निवेश है। जैसे ही सोने का दाम बढ़ेगा मैं उसको बेच दूंगा। वो मैंने 4,000 रुपए जोड़ जोड़ लाखों रुपए जोड़ लिए, मैंने जमीन खरीद ली, जमीन मेरे लिए एक निवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया? एकत्रित धन, आपने धन को जोड़ा, इकट्ठा करा, और जब उस पूंजी को पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, मतलब आपने कोई पूंजी बना ली। पूंजी का मतलब होता है बेटा कैपिटल। कैपिटल का मतलब यह है कि वो आपकी संपत्ति है एक प्रकार से। आज मेरी जो जमीन है वो मेरी संपत्ति होगी, ठीक है, मेरी संपत्ति है।
मेरे पास सोना चांदी है, वो मेरी संपत्ति, मतलब मैं उनको बेचूंगा तो मेरे पास खूब पैसा ही पैसा आ जाएगा। आपने पूंजी में परिवर्तित करा, फिर इससे उत्पादन के क्षेत्र में अगर निवेश करो और ऐसी जगह आप निवेश करते हो जहां से उत्पादन हो। अब मैंने जमीन तो खरीद ली पर वो कोई उत्पादन नहीं करती, परंतु उसी जमीन पर मैं कोई फैक्ट्री बना कर करके कोई प्रोडक्शन का काम शुरू करवा दूं, कोई चीज बनाना शुरू कर दूं, तो भैया वो क्या हो जाएगा, उत्पादन का क्षेत्र। मैंने वहां कोचिंग सेंटर खोल लिया तो वो भी उत्पादन के क्षेत्र में आ गया। मैंने स्कूल खोल दिया, वो भी उत्पादन के क्षेत्र में आ गया। अगर उत्पादन के क्षेत्र में, मतलब जहां से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, ऐसी जगह निवेश करें तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होती है, सेवा क्षेत्र आएगा ही आएगा। नोट, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक होती है, तो रोजगार और जो सेवा है वो एक दूसरे के पूरक होगी ही होगी। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होगा, तो जैसे जैसे रोजगार में वृद्धि होगी तो सेवा क्षेत्र जो हमारा है वो बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक विकास के क्षेत्र की, या हम इसको कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो मुख्य है वो कृषि है बेटा, एग्रीकल्चर है, इसलिए हम कभी कभार इसको एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र कह देते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसमें जो मेन है वो उद्योग आते हैं, इंडस्ट्रियां आती हैं, फैक्ट्रियां आती हैं, इसलिए हम इसको उद्योग क्षेत्र कह देते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः सेवा उत्पादन कर रही हो, इसलिए हम उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र लिखा है, कृषि क्षेत्र लिखा है, बात एक ही होती है। अब प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, भारत कृषि प्रधान 67%, भारत आज भी क्या है, कृषि प्रधान देश है। मतलब क्या है कि भारत की बहुत ज्यादा बड़ी जो जनसंख्या है वो क्या है, कृषि पर निर्भर है, कृषि में काम करती है, वहां से पैसा कमाती है और उसी पैसे से वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी जनसंख्या बताइए किताब में? 67% जनसंख्या है जो आज भी क्या है, कृषि पर निर्भर है, कृषि के आधार पर काम धंधा करके अपना जीवन चला रही है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्षीण हो गया। देखो अब लगातार क्या होता जा रहा है बेटा, जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, खूब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार है वो क्षीण होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। देखो कम होते जा रहे हैं, पर फिर भी आज भी सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रहा है वो कृषि क्षेत्र दे रहा है। कैसे कम हो रहे हैं वो देखो। देखो क्या हो रहा है कि आज जमीन तो उतनी है, जमीन तो उतनी है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ये छोटी सी जमीन है आज एक किसान के पास। अब जैसे जब उसके घर में 5 लोग थे तो यहाँ वो उत्पादन हो रहा था, पर अब आज उसके घर में ही 10 लोग हो गए, तो भैया वो कितने को यहाँ पे खेती बाड़ी में लगाएगा? तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो रोजगार जो है कृषि के क्षेत्र में वो कम होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे, क्योंकि जमीनें जो है हमारे पास वो स्थायी है, जमीनें हमारे पास फिक्स है, वो भी एक संसाधन है जो कि हमारे पास लिमिटेड है। यहाँ पर हमें क्या, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई है, मतलब दुनिया को तो सबको ऐसा लगता है कि भाई ये लोग रोजगार में है, मतलब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, पर सच में वो क्या है, बेरोजगार है। ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि एक किसान के पास इतनी जमीन है और इससे 100 किलो ही उत्पादन होता है, चाहे गेहूं किसी भी चीज का कर लो, 100 किलो का ही उत्पादन होता है। यहाँ पर इस खेत में 4 लोग काम करें तो भी 100 का ही उत्पादन होगा, 5 लोग काम करें तो भी 100 का ही उत्पादन होगा, और 10 लोग काम करें तो भी 100 का ही उत्पादन होगा। क्यों होगा 100 का ही उत्पादन? क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है ना। जमीन तो ऐसा है नहीं कि हाँ भैया बहुत सारी चाहो जितनी बढ़ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। लिमिटेड जो जमीन हमें देखने को मिलती है, तो जमीन लिमिटेड है। अब पर किसान ने देखा कि साहब हम 5 लोग काम करते हैं और ये जो 3 लोग मेरे घर में ये फालतू बैठे रहते हैं, वो उन 3 को भी खेत में ले गया, परंतु अब उन 3 को खेत में ले जाने से उत्पादन में वृद्धि थोड़ी होगी, उत्पादन तो 100 ही होगा, क्योंकि जमीन स्थायी है, जमीन फिक्स्ड है, तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं। पर अब डेली अब वो वहां जाते हैं, पर किसान उनसे क्या है, हाँ भाई ये उठा करके वहां डाल दे, पानी पिला दे, घर से जाके खाना लिया, ऐसे काम करवा दे। पर अब पूरी दुनिया को क्या लगता है, गांव वालों को, अरे देख अब तो उनके आठों के आठों खेत में जाते हैं, पैसा ही पैसा छाप रहे हैं भाई, पैसा ही पैसा है खूब बल। पता नहीं खेत में कितना ही काम हो गया, इतना काम कि 8-8 जने घर के लगे हुए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। अब दुनिया की नजर में तो क्या लग रहा है कि रोजगार में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, पर सच्चाई क्या है, वो सच में बेरोजगार है। वो बेरोजगार है क्योंकि इनके होने से उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन बढ़ता तो आय बढ़ती, क्योंकि ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर वैसा तो हुआ ही नहीं। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है बेटा? छिपी हुई बेरोजगारी कहा है। दुनिया को सब रोजगार में लगते हैं पर वो सच में बेरोजगार है, और ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र,
देश की औद्योगिक विकास की गति से तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री कारखाने खोलेंगे, खूब उद्योग लगाएंगे, तो उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और मिलेगा। रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तीसरा है सेवा क्षेत्र। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण अभूतपूर्व प्रगति। देखो, अब वैसे तो जो अगला अध्याय है वैश्वीकरण, उसमें आप सब कुछ पढ़ोगे, पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। 1991 तक भारत की जो नीतियां थी वो समाजवाद वाली नीतियां थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल कर रखे थे वो सरकार ने कर रखा था। पर 1991 को क्या हुआ, 1991 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी जारी करी जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी का एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। उदारीकरण में ये कहा गया कि सरकार जो अभी तक बाहर की कंपनियों को यहाँ पर आकर के फैक्ट्री खोलने से रोकती थी, अब नहीं रोकेगी। बाहर की कंपनियां आए या फैक्ट्री का उत्पादन, फैक्ट्री लगाए और उत्पादन कर सकती है। क्योंकि बाहर की कंपनी यहाँ पर आएगी, फैक्ट्री लगाएगी, तो क्या होगा, यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ उत्पादन करेगी, प्रॉफिट मिलेगा, सरकार को टैक्स देंगे, बहुत अच्छा फायदा है। दूसरा है पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब सरकार ने बोला कि 1991 तक ज्यादा से ज्यादा हर फैक्ट्री उद्योग सरकार खोला करती थी। अब देश में भी अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कुछ खोलना चाहता है, खोल सकता है। इन दोनों के कारण क्या हुआ, खूब उत्पादन हुआ। उत्पादन होने के कारण हमने सामान, हमारा सामान दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा, वहां के देशों ने यहाँ का सामान खरीदा, तो पूरा विश्व ऑलमोस्ट एक सा होने लगा। उसी को हमने ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहा है, जो कि आपका अगला अध्याय है। अभी आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक के कारण क्या हुआ, अभूतपूर्व प्रगति हुई, मतलब खूब गजब वाला जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिला। क्योंकि उदारीकरण के कारण बाहर की कंपनियां यहाँ पे आई, यहाँ पे सेवा देने लगी, और भारत को पूरी दुनिया में टैलेंटेड माना जाता है, बेटा सबसे टैलेंटेड माना जाता है। तो यहाँ के लोग बाहर गए, वहां सेवा देना शुरू हुआ, तो गजब की प्रगति भारत में सेवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे। तो मानव संसाधन, जब जब आपके सामने ये शब्द लिखा हुआ है मानव संसाधन, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हो, ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति जो खूब कंपनी के लिए, देश के लिए फायदेमंद हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के खूब सारे उपलब्ध हो गए, बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो गए, खूब वो काम धंधा कर सकते थे। तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। देखो, अब आर्थिक विकास किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्थिक क्रिया किससे जुड़ी हुई है, आय से जुड़ी हुई है, और आय किससे जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। तो देखिए, अगर सेवा क्षेत्र का विकास आपको करना है तो मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसको शिक्षित करना ही पड़ेगा, बिना शिक्षा के वो सेवा क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। देखिए, सेवा क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक तो ऐसी होती है जिसमें पूरा का पूरा बौद्धिक काम होता है, इंटेलेक्चुअल काम होता है, जैसे पढ़ाना हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, ठीक है, बैंकिंग का काम हो गया, ये सारे सेवा क्षेत्र के काम। कुछ ऐसे हैं जिनमें इंटेलेक्चुअल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जैसे आप अपनी दुकान खोल करके बैठे हो, आप ड्राइविंग का काम कर रहे हो और कर रहे हो, इनमें नहीं है। परंतु शिक्षा, एजुकेशन तो सबके लिए जरूरी है। तो अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो सेवा क्षेत्र में ज्यादा रोजगार के अवसर उसको मिलने लग जाएंगे। जिस देश या राज्य की मानव पूंजी जितना ही समृद्ध होता है, उस देश या राज्य का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। अब ये मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी मतलब मानव संसाधन, क्योंकि आपने मानवों को पढ़ा लिखा करके संसाधन बना लिया, ठीक है। अब जो संसाधन है, उन संसाधनों से आप पूंजी बना रहे हो, मतलब खूब संपत्ति तैयार कर रहे हो, खूब तैयार कर रहे हो, मतलब आप उनसे बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हो, खूब उत्पादन कर रहे हैं वो लोग, खूब उत्पादन कर रहे हैं, खूब प्रॉफिट आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा हो रहा है। तो जिस भी देश या राज्य की मानव पूंजी, मतलब मानव जितना टैलेंटेड होगा, मानव जितना समृद्ध होगा, मानव बेहतर होगा, उस देश का विकास, आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से, उतनी ही तेजी से होता है। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है इस चीज में, जापान। जापान बच्चों, जापान कहीं पैसा निवेश नहीं करता। जापान अपना पूरा पैसा है ना, वहां के बच्चों की शिक्षा पे, एजुकेशन पे, उनको मानव पूंजी बनाने पे लगाता है। वो वहां पे ऐसा सिस्टम चलाता है कि भैया बच्चा जैसे ही बाहर निकले स्कूल से, वो सारे काम धंधा करना सीखने लग जाए। उनको पूरी नैतिकता सिखाई जाती है कि बेटा, अगर रोड पे आपको रेड लाइट दिख रही है, रुकना है, मतलब रुकना है, चाहे पुलिस वाला हो या ना हो, नैतिकता।
मानव को मानव पूंजी बनाया, खूब काम करते हैं वो लोग। इसलिए आज देख लीजिए जापान कहां से कहां तक पहुंच रखा है। तो जिस देश की जितनी मानव पूंजी समृद्ध होगी, जितनी बढ़िया होगी, उतनी ही उस देश या राज्य का विकास होगा। समृद्ध मानव पूंजी एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं। अब जब समृद्ध मानव पूंजी होगी तो सशक्त मतलब मजबूत श्रम शक्ति को, श्रम का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है, मेहनत करना। तो मेहनत करने वाली जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जन्म होता है जब वो मानव पूंजी होती है, और उसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं। भारत के मानवीय संसाधन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानवीय संसाधनों में आते हैं। तो भारत के जो मानवीय संसाधन है वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधनों में आते हैं। मतलब भारत के लोग पूरी दुनिया में फेमस है अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, हर चीज के लिए। जो भारत के लोग हैं वो बड़े फेमस है। मतलब भारत के लोगों का काम दुनिया को बहुत बेहतर लगता है। मैं आपको यहाँ तक बताऊं, सेवा क्षेत्र की इनकी तो सबकी एक बात अलग की बात है, वो तो टैलेंटेड है ही भारत के लोग, नो डाउट। पर जो हाथों से हस्तकलाएं जो करी जाती है, हस्तशिल्प जो बनाए जाते हैं, हाथों से मूर्तियों का बनाना, हाथों से कोई कपड़े का बुनना बनाना, ये चीजें बहुत फेमस है। ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले भारत के जो कपड़ा उद्योग है गजब के चला करते थे बेटा। और वो इस प्रकार से इतनी बारीकी से काम किया करते थे कि इंग्लैंड में वो जो भारत के हाथों से बनाए हुए जो कपड़े होते थे ना, वो तो राजा महाराजा रानियां यूज करा करते थे। इतना हाई क्वालिटी का और इतना बेहतर काम हुआ करता था। मतलब यहाँ से अंग्रेज ले जाकर के वो तो गिफ्ट दिया करते थे वहां पर राजा रानियों को, महाराजा महारानी को। मैम देखिए द ग्रेट थिंग। और आज भी अगर जैसे आप देखेंगे कहीं पर अगर फॉरेनर्स आते हैं ना, तो फॉरेनर्स ऐसी यूनिक सी चीज लेकर के जाएंगे जो कि हमारे देश में लोगों ने हाथों से बुनी है, हाथों से बनाई है। वो उनके लिए बड़ा अचंभा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। पर हम देखते हैं, हम लोग करते हैं इन चीजों को, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। पर उन लोगों के लिए वो अचंभा। तो भारत के लोगों की बात ही निराली है साहब, ठीक है ना। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है जो वर्षों तक गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र रहा है। तो बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है, और इस बिहार में काफी समय तक गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र रहा है। मतलब सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी जो आपको देखने को मिलती है वो बिहार में देखने को मिलती है। मतलब ओवरऑल पूरे भारत में अगर आप देखोगे ना बच्चों, 22% गरीबी है। कितनी है? 22% गरीबी। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं कहूं भारत में हर 100 लोगों में से 22 लोग गरीब है, पूरे भारत में अगर हम लोग देखें। परंतु अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं ना, तो बिहार में शायद 30% से भी ज्यादा है। मतलब बिहार के हर 100 लोगों में से 30 से भी ज्यादा लोग गरीब है। 30 के आसपास का आंकड़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 22 से ऊपर है ये लोग। मतलब बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है। राज्य स्तर पर सेवा क्षेत्र की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, पर राज्य स्तर में सेवा क्षेत्र की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। तो सरकारी क्षेत्र में भी, मतलब जहां पर सरकार नौकरियां दे रही है, और गैर सरकारी क्षेत्र में भी, दोनों ही जगह क्या है, लोगों को इसका लाभ मिला है, फायदा मिला है। अब सेवा क्षेत्र का भाग, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो सेवा क्षेत्र है उसके कौन कौन से भाग हैं। एक है सरकारी सेवा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, हमारा गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, और इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जब देश व राज्य की सरकार, मतलब देश की सरकार या राज्य की सरकार, अब ये तो आप पॉलिटी में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए, एक सरकार राज्य के लिए, और एक आपकी स्थानीय सरकार जिसमें आप सरपंच, पंच, पार्षद इन सबको चुनते हो। तो एक तो है देश की सरकार और एक है राज्य की सरकार। कोई सी भी सरकार जब लोगों से काम करवाती है और उस काम के बदले में सरकार पेमेंट करती है, सरकार भुगतान करती है, और विभिन्न क्षेत्रों में उनसे काम करवाती है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहा जाता है। मतलब आप सीधा सा वो सरकारी कर्मचारी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। दूसरी तरफ है गैर सरकारी सेवा। अब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सर्जन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवाओं को कहा जाता है। अब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को, जब सरकार क्या है कुछ कार्यक्रम चलाती है
और उसमें सरकार खुद काम ना कर करके दूसरी जो संस्था है उनको काम करवाती है, आप करो। मतलब सीधी सी बात यहाँ पे, वो प्राइवेट में काम कर रहा है तो गैर सरकारी संस्थाओं में आ जाएगा, गैर सरकारी सेवाओं में। जहां भुगतान सरकार करे वो सरकारी सेवा है, और जहां पे कोई गैर सरकारी संस्था, मतलब सरकार की नहीं है वो संस्था, वो भुगतान करे, या लोग स्वयं अपने प्रयासों से ऐसी सेवाओं का सर्जन करें, मतलब लोग खुद स्वनियोजित हो, मतलब खुद के मालिक खुद हो। जैसे अब आज एक दुकानदार है, वो दुकानदार खुद का मालिक है, जब मर्जी होती है तब दुकान खोलता है, जब मर्जी होती है बंद करना होता है, जितना प्रॉफिट आता है वो खुद का पेमेंट बना लेता है, सब कुछ। तो लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सर्जन कर लेते हैं, इनसे भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, गैर सरकारी सेवा कहेंगे। नोट, इनमें से कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती हैं, खासकर यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं इत्यादि। अब देखिए, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहां पर सरकार और गैर सरकार दोनों चलाती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यातायात की सेवाएं। अब यातायात में मैं आपको बसेस का एग्जांपल दूं तो बस राज्य सरकारों की भी चलती है और प्राइवेट वालों की भी चलती है। शिक्षा की सेवा, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल जो है प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। दूरसंचार सेवाओं में, कम्युनिकेशन में देखें तो बीएसएनएल सरकार का है, बाकी जियो एयरटेल ये सब क्या है, प्राइवेट भी है। बैंकिंग सेवाओं में देखोगे तो काफी बैंक आपको सरकारी भी देखने को मिलेंगे और काफी बैंक आपको प्राइवेट भी देखने को मिलेंगे। तो सरकारी सेवाएं और गैर सरकारी सेवाओं में ये टॉपिक है। अब है सेवा क्षेत्र का महत्व। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार प्राप्ति में काफी है। तो जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसका काफी महत्व है रोजगार प्राप्ति में, रोजगार के लिए। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक होंगी। पूरक का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर है। रोजगार बढ़ेंगे तो सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा, और सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, ये जैसे एक तस्वीर दिखाई है, ये एक बॉस है, ये एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। सेवा क्षेत्र का हम जितना ही विस्तार करेंगे रोजगार का अवसर उतना ही बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम सेवा क्षेत्र को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जो रोजगार है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको पूरक बताया गया है। रोजगार सर्जन के रूप में सेवाओं की भूमिका। अब रोजगार का सर्जन करने के लिए, रोजगार बनाने के लिए सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है, कितना कितना रोल निभा रही है सेवा। सेवा का क्षेत्र सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सर्जन होता है। तो सेवा का क्षेत्र चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी, दोनों में ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सर्जन होता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। सेवा क्षेत्र का मतलब ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की जो आवश्यकता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब ये सारी सुविधाएं उन लोगों को चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जरूरतें हैं वो प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है। अब प्रतिदिन उनकी जरूरतें, आवश्यकताएं बढ़ रही है तो उन लोगों को क्या है, जो नई नई सेवा है उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार हो रहा है। देखो, अब जब पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, अब जनसंख्या बढ़ी तो क्या है, खेतों में ज्यादा किसानों ने उगाना शुरू करा, उसका उत्पादन ज्यादा हुआ। अब उद्योग वालों ने क्या करा, ज्यादा बनाना शुरू करा। अब ज्यादा बनाना शुरू करा तो रोजगार की जरूरत होगी कि साहब काम करो, काम करोगे तभी तो बनेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। उत्पादन बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला, लोगों को आय मिली। अब जब लोगों का इनकम आने लगी तो नई सेवाओं की डिमांड हुई, साहब हमें रेस्टोरेंट भी चाहिए, हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें बेहतर स्कूल्स भी चाहिए। और यहाँ तक कि खेती और, या हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बीच में, जैसे बैंकिंग हो गया, या हम कहें यातायात का काम हो गया, ये सारे काम भी सेवा के क्षेत्र में, तो इन सब का भी क्या होता है, विस्तार होता है। तो जैसे जैसे ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता है, जरूरतें लोगों की बढ़ी है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, और जब हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमें सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होगा ही होगा। अब देखिए, इसको समझिएगा पूरा। बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो लोगों की जो आवश्यकता है वो भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले घर में 5 लोग थे तो जैसे मान लीजिए 5 चपाती चाहिए थी। अब घर में 10 लोग हो गए तो 10 चपाती चाहिए, मतलब आवश्यकता बढ़ गई। पहले 5 लोग थे तो 5 कपड़ों की जोड़ी चाहिए थी, अब 10 लोग हैं तो 10 कपड़ों की जोड़ी चाहिए। पहले 5 लोग थे तो 5 जूते चप्पल की जोड़ी चाहिए थी, अब 5 10 चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं, जरूरतें भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे आवश्यकता बढ़ी तो उनको पूरा करने के लिए उद्योगों का विस्तार करा जाएगा, क्योंकि भैया कहीं तो वो सामान बन रहा होगा, उन सामानों को बनाने के लिए उद्योग बनाने पड़ेंगे, उद्योगों में और सामान बनेगा, और सामान बनेगा तो वो जनता तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
आवश्यक आधारभूत संरचनाएं का विकास किया जा रहा है। देखो अब उद्योगों के लिए क्या है, आधारभूत संरचनाएं बहुत जरूरी है। आधारभूत संरचनाओं को हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो बेसिक जो है, जैसे कि मान लीजिए अब देखिए उद्योगों को क्या चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको अच्छे रोड चाहिए। अच्छे रोड क्यों चाहिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए उनको क्या है, अच्छे रोड होंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छी यातायात सुविधाएं चाहिए, ठीक है, अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, क्योंकि देखो हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक साथ उद्योग लगा ले, ठीक है, तो बैंक उसको क्या करे, पैसा उधार दे, वो उद्योग लगाए, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाता कमाता बैंक को भी उसका कर्जा जो है वो सारा का सारा चुका दे। बैंकिंग सुविधा चाहिए, उसको बीमा की सुविधा चाहिए कि कल को कुछ नुकसान हो गया तो उसका बीमा हो जाए तो मुझे वापस भरपाई हो जाए। तो ये सारी सुविधाओं की जो आधारभूत संरचना है, इन आधारभूत संरचनाओं का भी विकास होगा ही होगा। मतलब उद्योग लगेगा तो ये सारी आधारभूत संरचनाएं, तो इन आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने में पहले काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और जब तैयार हो जाएगी तो फिर और बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिल जाएगा। संरचनाओं के विकास के लिए हमें प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित की आवश्यकता होगी। मतलब अब इन संरचनाओं के विकास के लिए प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का मतलब क्या है, जो ट्रेंड लोग हैं, जो उस काम को करने के लिए बिल्कुल ट्रेंड है, उनके पास पूरी अच्छी से ट्रेनिंग है, पूरा ज्ञान है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होगी। अर्ध प्रशिक्षित मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही होना चाहिए। और अप्रशिक्षित जिनके पास बिल्कुल वो ट्रेंड नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि जो शिक्षित भी ना हो, ठीक है, तो मतलब ये तो दो ग्रुप है ऐसे, शिक्षित वाले हैं, पढ़े लिखे लोगों वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, उनको अपने काम की पूरी स्किल आती है, पूरा काम आता है, और ऐसे लोग हैं उनको नहीं है, तो जैसे मजदूर, शारीरिक श्रम करने वाले जो मजदूर है, उनकी भी आवश्यकता हमें होती है। यही लोग मानव पूंजी के धरोहर होते हैं। अब ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उत्पादन में सहायता कर रहे हैं। कोई रोड बना रहा है, कोई स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई बैंकों का काम कर रहा है, कोई उद्योगों में काम कर रहा है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन में बढ़ावा दे रहे हैं। जब उत्पादन में बढ़ावा दे रहे हैं, उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु सेवाएं बनेंगी, और उन वस्तु सेवाओं को हम दुनिया में बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, मानव पूंजी की धरोहर है। यही लोग जो कि काम कर करके उत्पादन कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र के विकास का प्रयास करना पड़ता है। तो अब हमें क्या है कि शिक्षा क्षेत्र के विकास का प्रयास करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का विकास होगा तभी हर व्यक्ति का विकास होगा। और सेवा क्षेत्र का विकास करने के लिए हमें शिक्षा नितांत आवश्यक है, बड़ी ही जरूरी है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में खर्चा सरकार करती है। मानव बल का प्रयोग आधुनिक उद्योग धंधों में किया जाएगा। अब देखो शिक्षा क्षेत्र का विकास करा, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, उद्योगों में काम करेगा, उद्योगों में भी और नई तकनीक बता सकता है। देखो अब एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी काम को अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे मान लो आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको बोला भैया यहाँ से उठा करके वहां तक ये जो सामान है वो रख के आना। हाँ बोले जी साहब मैं अभी रख करके आता हूँ। बोला भैया चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कर लिया। देखो तुम 8 घंटे काम करते हो, 4 घंटे तुम ये करोगे, और उसके बाद है ना लंच के बाद 4 घंटे यहाँ कंप्यूटर पे बैठ करके सारी एंट्री करोगे। आता है कंप्यूटर? चलो जी साहब आता है, मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैंने पूरी ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर का ये कोर्स कर रखा है। बोले ठीक ठीक चलो भाई। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ये कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको बोला भाई यहाँ से यहाँ हाँ हाँ बोला साहब बिल्कुल इसीलिए तो ये देखिए देख लो बॉडी वॉडी इसलिए बना रखी है, बिल्कुल उठा के। तो बोले भाई ठीक है कर लिया 4 घंटे। बोले अरे मालिक कंप्यूटर, बोले कंप्यूटर नहीं आता? तो बोले फिर एंट्री किसमें करके जाएगा तू, कि तूने कितने कट्टे रखे हैं, कितने कट्टे नहीं रखे, कितना काम करा कितना नहीं। तो अब क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण वो कोई काम नहीं कर सकता, पर शिक्षित व्यक्ति हर प्रकार के कार्य कर सकता है। उसको उद्योगों में लगा दो, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी क्या है, अब आजकल सभी किसानों की कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। ऐसे अगर नहीं कर रहे जो लोग, तो अपने बच्चों को शिक्षा के कृषि के मामले में अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं कि बेटा अपना खेत है, सब कुछ है, तो अपन इसमें कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उसमें वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई उनका बच्चा करके आता है, और पढ़ाई करने के बाद वो मतलब मान लो खेतों की दशा और दिशा बिल्कुल ही बदल देता, गजब कर देता। तो शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षित हो जाएगा तो मानव बल आप अच्छे उद्योग धंधों में इन सब में अच्छे काम उनका ले पाओगे, अच्छा उत्पादन उनसे करवा पाओगे, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। जब शिक्षित व्यक्ति उद्योगों में काम करेगा, काम धंधे करेगा, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और उत्पादन बढ़ने का देखो, उत्पादन बढ़ने के दो तरीके से आप समझिएगा। पहला तो जब भी हमारा उत्पादन बढ़ा, हमने ज्यादा वस्तु और सेवाएं बनाई हैं, हम दुनिया में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, खूब पैसा आएगा, हमारा देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा। दूसरा हम इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने का मतलब यह है कि साहब और लोगों की जरूरत है, खूब काम हो रहा है, खूब काम हो रहा है, खूब काम आ रहा है, खूब काम आ रहा है, तो और लोग को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिलने का मतलब यह है कि उनके पास इनकम आई। अब लोगों के पास पैसा आया तो हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा। अगर पहले व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा था, महीने के 1000 रुपए भी कमा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा कुछ बेहतर खाएगा पिएगा, कुछ पहनेगा।
पहले 1000 कमा रहा था, अब 10,000 कमा रहा है, तो और कुछ बेहतर की तरफ आगे जाएगा, और कुछ अच्छा कमाएगा, कुछ अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, इस प्रकार से रहेगा। तो उत्पादन बढ़ने से देश का भी विकास होता है और व्यक्तिगत जो व्यक्ति है उसका भी विकास होता है। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके लिए सरकार या प्राइवेट उद्योग लगाएगा। उद्योगों के लिए जरूरी की आधारभूत संरचना, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ये सब कुछ होने चाहिए, बेहतर होना चाहिए। उन सब में हमारे प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अप्रशिक्षित जो लोग हैं वो काम करेंगे, खूब उत्पादन करेंगे। यही हमारी मानव पूंजी की धरोहर है। शिक्षा क्षेत्र का विकास करना होगा, जिससे कि व्यक्ति हर उद्योग धंधों में अच्छे से अच्छा काम कर सके, ज्यादा ज्यादा उत्पादन कर सके और उत्पादन से देश को विकसित बना सके। लोगों को आवश्यकताओं को पूरी होगी। अब देखिए, अब जब उत्पादन हो रहा है, अब उत्पादन बढ़ गया, देखो हमने शुरुआत क्या करा था, जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही है। अब इस पूरे क्रम चक्र में हम देख रहे हैं कि उत्पादन बढ़ गया, मतलब उत्पादन बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो लोगों की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहां पहले हम 100 कोई सामान बना रहे थे, अब हम 150 बना रहे हैं, तो 150 लोग हैं तो 150 सामान आ जाएंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बराबर लोगों की आवश्यकता पूरी हो गई। ये पूरा चार्ट आपको ऐसे बना कर करके आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। वन शॉट का उद्देश्य ही ये होता है कि शॉर्ट एंड स्वीट चीज जो आती है वो आपके दिमाग में डाल दी जाए। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो वो लेक्चर्स भी आपके पास है। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से इनको अच्छे से क्या करें, डिटेल्स में देखिए, समझिए, एक एक चीज को और भी गहराई में मैंने समझाया है। और बाकी बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पर है। योजनाओं और उसके प्रारंभ होने के वर्षों को नीचे दिखाया जा रहा है। देखिए, अब सरकार ने अपनी तरफ से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार ने चलाए, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला चलाया काम के बदले अनाज, 14 नवंबर 2004 को, कि आप काम करके जाओ और अनाज लेकर के जाओ। जैसे काम करोगे, अब इसमें ज्यादातर कौन से काम है, जो मजदूरी वाले काम है, मेहनत मजदूरी वाले काम है, वो काम करवाए गए कि आप काम करो और अनाज ले जाओ। क्योंकि सबसे पहला सरकार का उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको 2 वक्त का खाना मिलता रहना चाहिए। आप काम करके जा रहे हो, ये अनाज लेकर के जाओ, सबसे पहले तो अच्छा खाओ पियो मस्त रहो। तो काम के बदले अनाज वाली योजना चलाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सरकार ने चलाया 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मतलब क्या है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर, पूरे देश में जितने भी ग्रामीण है, गांव है, वहां पर रोजगार के कार्यक्रम सरकार ने चलाए कि वहां पे किस प्रकार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, मतलब लोगों को आय का साधन दिया जा सकता है। क्या कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें गांव के लोगों को लगाया जा सकता है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1979 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार का मतलब क्या है कि खुद का रोजगार, उसके लिए ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि जो ग्रामीण गांव में रहने वाले युवा हैं उनको स्वरोजगार, मतलब आप खुद का कोई धंधा शुरू करो, खुद का कोई काम शुरू करो। जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप कंप्यूटर की दुकान खोल करके बैठिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको ट्यूशन चला पढ़ाना, तो ट्यूशन पढ़ाना का काम शुरू करिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप और कोई काम करना चाहते हैं, या आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, कुछ भी नहीं, और आप खुद का कोई काम करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी, आप स्वरोजगार की तरफ बढ़िए, खुद का धंधा शुरू करें। और खुद का धंधा शुरू कर करके धीरे धीरे आपका धंधा बढ़ेगा, तो आप गांव के 3-4 लोगों को और रोजगार दोगे, जिससे कि उनके घर में भी आय जाना शुरू होगी। तो ये कार्यक्रम चलाया सरकार। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में चलाया। अब गांव में भूमिहीन जो लोग हैं, देखो अब क्या होता है, गांव में जो मुख्य है बच्चों, वो कृषि होती है, खेतीबाड़ी होती है। अब खेतीबाड़ी में 3 प्रकार के किसान होते हैं। एक होते हैं बड़े किसान, जिनके पास खूब बहुत बड़ी बड़ी जमीन है। दूसरे होते हैं छोटे या सीमांत किसान, मतलब थोड़ी सी कम जमीन है। और तीसरे होते हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास जमीनें नहीं है और वो इन्हीं बड़े छोटे सीमांत किसानों के पास जाकर के उनकी जमीनों पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो सरकार ने क्या है, ऐसे ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार की गारंटी दी है कि आपको रोजगार हम देंगे, और उसके लिए कार्यक्रम चलाया। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 को। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया। इंक्लूसिव जो ग्रामीण विकास है, मतलब पूरे ग्रामीण विकास उसका डेवलपमेंट करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। अगर आप कक्षा 11 में अर्थशास्त्र लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स की किताब में कक्षा 11 में आपको ये चैप्टर अध्याय पढ़ने को मिलेगा, पूरा ग्रामीण विकास, कि ग्रामीण विकास क्या होता है, किन किन चीजों को ग्रामीण विकास में जोड़ा गया है, कौन सी बातें नहीं है, कौन सी नहीं है, इन सबको। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई 1989 में। स्वयं सहायता समूह, अब स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सरकार ने ये बोला कि जैसे महिलाएं हैं या कोई भी 10-15 जो लेडीज हैं जनरली इकट्ठी होइए, अपनी महीने की क्या करते रहिए,
एक बचत करते रहिए। स्वयं सहायता समूह का मतलब है स्वयं की खुद की सहायता करने वाला ग्रुप है ये। अब क्या होता है, जैसे मान लो 15 लेडीजों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब ये 15 लेडीज से मान लो हर महीने अपने हजार-हजार रुपए भी जोड़ती है। तो कितना हो गया, 15,000 रुपए उनके पास हो गए। अब वो 15,000 क्या है, जैसे मान लो इस बार इस लेडीज को कोई घर में काम आ गया, वो 15,000 आपने उसको दे दी। फिर जोड़ लिया अगले महीने, फिर किसी को काम आ गया उसको, फिर धीरे-धीरे वो लौटाते हुए। तो ऐसे बचत हो जाएगी। और स्वयं सहायता समूह को क्या होता है, बैंक भी आसानी से लोन दे देता है। आप उनके पास गए, बैंक के पास सब लोन दे दीजिए। अब लोन किस लिए मिलेगा, आप कोई खुद का काम धंधा शुरू करना चाहती हो, कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, और कभी कभार घर की जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए भी लोन ले लेते हैं। बेटी की शादी है, बेटे को पढ़ाना है, वहां ये कोई काम है, ये काम है, अनेकों कामों के लिए ले लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। नरेगा इत्यादि, और 2005 में नरेगा, ठीक है, ये नरेगा बेटा दुनिया का सबसे विशालतम, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है, ठीक है ना। भारत में नरेगा जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विशालतम कार्यक्रम है। और नरेगा में क्या कहा गया, नरेगा में कहा गया कि आप लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा, 100 डेज का काम दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कितने, 365 दिनों में से 100 दिन हम आपको काम दे देंगे। और जिस दिन आप अप्लाई करोगे, उस दिन के से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार मिल जाएगा। और अगर आप 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता मतलब एक इतना अमाउंट आपको देगी कि साहब आप बेरोजगार हो, आपका जीवन यापन नहीं हो रहा है, उसलिए पकड़ो, खाओ पियो मस्त रहो। और बहुत ऐसा भी नहीं देते थे कोई, ओ 10,000 20,000 कोई महीने के 800 1000 रुपए दिया करती है, तो उससे ज्यादा इतना इफेक्ट होता नहीं। पर सरकार की एक अच्छी नीयत है कि सरकार जनता के लिए इतना सोचती है और वो इतना करती है, तो वो देती है, ठीक है। बाकी नरेगा दुनिया का सबसे विशालतम कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी जी के नाम पर लागू करा गया। सरकार का अनुमान है कि देश के बेरोजगार लोगों में करीब 62% लोगों को उपरोक्त योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो सरकार का यह अनुमान है, सरकार का ऐसा मानना है कि देश के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों को कम से कम 62% लोगों को ये उपरोक्त जो योजना है उनके तहत काम दिलाया जा रहा है। कहां पर, बेरोजगार लोगों को, मतलब पूरे देश में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, उन 100 में से जो 62 बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। मतलब मानिए कि हर जो 100 बेरोजगार है, ठीक है, मान लीजिए हर 100 बेरोजगार में से 62 बेरोजगारों को सरकार ने इन योजनाओं के तहत काम दिया है। मतलब सरकार ने हर 100 बेरोजगारों में से 62 को रोजगार प्रदान किया है, ऐसा सरकार का दावा है, सरकार का मानना है। सेवा क्षेत्र के विस्तार के द्वारा अनुमान है कि 38% शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। और ये मानना है कि अगर सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, हम सेवा क्षेत्र को और बढ़ावा देंगे, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, खूब बढ़ाएंगे, तो 38% जो शहरी बेरोजगारी है, जो शहर में रहने वाले बेरोजगार है, उसमें से 38% बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। मतलब शहर में रहने वाले 100 बेरोजगारों में से हम 38 को रोजगार दे देंगे, अगर सेवा क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाता है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। तो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी जो योजना है वो कौन सी है, नरेगा है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि विश्व की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना कौन सी है। एक दो मान लीजिए वो कोई विदेश का कुछ नाम लिख देगा, एक नरेगा डाल दिया और एक डी डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या है, जिन्होंने पढ़ा है उनका तो ठीक है, और इस वाले में तो फिर भी चलो बच्चों नरेगा करके आ जाते हैं। तो कभी कभार बोर्ड क्या करता है बेटा, ये एक दो कोई विदेश की योजनाओं के नाम डाल दिए और कर दिया, और नरेगा लिखा ही नहीं, और डी लिख दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बच्चा इतना दिमाग नहीं लगाता कि इनमें से कोई भी नहीं जो है वो हो सकता है, डी वाला ऑप्शन हो सकता है। बच्चा सोचता दिया हो तो इनमें से कुछ ना कुछ तो हो गए, और वो कोई ना कोई से वो टिक करके आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, नरेगा ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना है पूरे विश्व में। अब बात करते हैं भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। मतलब भारत पूरे विश्व को सेवा देने वाले के रूप में है, कि सेवा दे रहा है। सेवा क्षेत्र में जो दबदबा भारत का है वो सच में काबिले तारीफ है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे, जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गए, ये हो गए, इन विकसित देशों की तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे, इनका एक ट्रेंड रहा है बेटा, एक रूटीन रहा है। क्या है कि सबसे पहले ये देश किस पे डिपेंडेंट थे, प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंडेंट थे, ये प्राथमिक क्षेत्र पे खूब निर्भर थे। फिर धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति आई, तो ये औद्योगिक जो क्षेत्र है उस पर खूब ज्यादा निर्भर हो गए। मतलब इनके विकास का जो राह बनी वो औद्योगिक क्षेत्र बना, और फिर विकसित बने जब सेवा क्षेत्र इनका आया। मतलब ये एक गुण है, ये क्वालिटी की सेवा क्षेत्र का जो ज्यादा विस्तार है, यह जो
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, मतलब लगभग लगभग वो कहीं ना कहीं विकसित देशों में ही है। या ऐसा भी मान लिया जाता है कि सेवा क्षेत्र का ज्यादा विस्तार विकसित देश में है, या सेवा क्षेत्र का जहां विस्तार है वो विकसित ही है, ऐसा। परंतु मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अच्छी बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी में अगर योगदान है तो वो सेवा क्षेत्र का है। मतलब जो ट्रेंड विकसित देशों में चल रहा था, उस ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत, मतलब भारत अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, पर फिर भी यहां पर सेवा क्षेत्र का ज्यादा विस्तार है। इसलिए भारत पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, और भारत के लोग, भारत के मानव संसाधन, भारत की मानव पूंजी हमेशा ही दुनिया में अपनी जय जयकार करवा करके ही आती है, मतलब बेहतर काम कर करके ही देती है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से भारत विश्व के लिए सेवा प्रदाता के रूप में है। 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है, और 21वीं शताब्दी में विश्व में जो सेवा क्षेत्र में जो भारतीय श्रम पूंजी है, जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उसमें अत्यधिक योगदान भारत का रहा है पूरे विश्व की श्रम पूंजी में। अब देखिए ना, आज देखिए गूगल का सीईओ देखिए भारत के हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके सीईओ जो है वो बैठे हैं भारत के बैठे हुए हैं। तो मतलब भारत का योगदान जो है सेवा क्षेत्र में वो बड़ा है, इंपोर्टेंट है, वो दर्शाने के लिए शब्द है यहाँ। श्रम शक्ति की इसी योगदान के कारण पहले जहां बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, वहीं दक्षता और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। देखो, अब पहले क्या था कि जनसंख्या बढ़ती थी ना, अरे यार ये जनसंख्या तो अभिशाप है, श्राप के तौर पे माना जाता है। यार जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे इतने लोगों को खाना पीना होगा, कैसे क्या होगा ये, मतलब जनसंख्या बढ़ना मतलब एक टेंशन का फैक्टर था, चिंता का विषय था। परंतु अब क्या है, जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को अभिशाप नहीं माना जाता, बल्कि उसको ज्यादा दक्ष, उसको ज्यादा कैपेबल बनाया जाता है। कैसे कैपेबल बनाया जाता है? उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, उसको अच्छी काम की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ सके, काम कर सके, स्वस्थ रह सके, और भारत में और पूरे विश्व में क्या है, अच्छे से अच्छा काम करके कमा भी सके, और विश्व में देश की जय जयकार है वो भी करवा सके। तो अब क्या है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको टेंशन ना लेकर के क्या कर दिया है, उसको कैपेबल बनाने की कोशिश है कि उनको ज्यादा ज्यादा शिक्षित, स्वस्थ और प्रशिक्षित ट्रेन करने का काम है। उनमें ज्ञान की वृद्धि करके उनको क्या बनाया जा रहा है, मानव पूंजी बनाया जा रहा है। पर देखो, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या लगातार जो बढ़ती जा रही है उसको है ना, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, बढ़ गई और कैपेबल बनाएंगे, और बढ़ गई और कैपेबल, ऐसे एक कंट्रोल एक होना ही चाहिए कि हाँ साहब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है। और पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जो दुनिया के जितने आपको बड़े या विकसित देश आप देखते हो, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ऐसे जो आपको लगते हैं कि यार खूब टेक्नोलॉजी में इनमें बहुत आगे, ये सारे के सारे देश अब धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। बूढ़े होने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है। वहाँ जो नई जनरेशन है वो आ ही नहीं रही। चाइना में तो बीच में पॉलिसी भी लेकर के आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी, कि जो एक कपल है वो एक ही बच्चा पैदा करेगा और नहीं बच्चा, क्योंकि वहां जनसंख्या बढ़ रही थी। और अब तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले। तो मतलब पूरी दुनिया क्या है, धीरे-धीरे बूढ़ी होती जा रही है, पर भारत अभी भी जवान है। भारत के पास आज भी 65% ऐसी पॉपुलेशन है जो 35 वर्ष के नीचे-नीचे में। मतलब 65% 65 जो परसेंट पॉपुलेशन आज इंडिया की यूथ है, युवा है। और हर, आप आसान भाषा में कहूँ तो हर 100 में से 65 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी 35 से नीचे है। कितनी गजब की बात है। ये युवा शक्ति है, ये ताकत है देश की। और अगर ये युवा खूब मेहनत करके, खूब ताकत करके, खूब श्रम कर करके अगर काम धंधा करते हैं तो ये पूरे विश्व में भारत की जय जयकार कर सकते हैं। परंतु दुख कभी कभार इस बात का होता है कि जो आज भारत का युवा है वो गलत लाइन पकड़ चुका है, ठीक है। वो सिगरेटों की तरफ जा चुका है, गलत शौकों की तरफ जा चुका है, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है, ठीक है। और बिना शरीर स्वस्थ हुए कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता। तो युवाओं को इन गलत आदतों को, इन गलत विचारों को छोड़ कर करके खूब मेहनत करनी है, खूब अच्छा धन कमाना है, और खूब पूरे विश्व में जो है भारत की जय जयकार करवानी होगी। अर्थशास्त्र में जनसंख्या संबंधी विश्लेषण के बदले हुए परिवेश में मानवीय पूंजी कहा जाने लगा। तो अर्थशास्त्र में जो जनसंख्या का ये जो परिवेश बदल रहा है, मतलब कि जनसंख्या जहां पर बढ़ रही है, पहले उस जनसंख्या को टेंशन माना जाता था, आज उसी जनसंख्या को क्या है कि मानव पूंजी में परिवर्तित करा जा रहा है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ दे कर करके उसको ट्रेन कर करके बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करके दे, कमा के दे सके। तो इसी जनसंख्या को क्या है अब मानवीय पूंजी, अर्थशास्त्र में क्या कहा जाने लगा, मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल कहा जाने लगा।
अब बात करते हैं, भारत एक अग्रणी युवा देश, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि भारत एक युवा देश है। यहाँ पर हर 100 में से 65 लोग ऐसे हैं जो 35 वर्ष की आयु से नीचे हैं। तो भारत एक अग्रणी युवा देश है, मतलब आगे रहने वाला एक युवा जो है, युवा देश जो हमेशा आगे है, मतलब युवा यूथ के नंबर्स में सबसे ज्यादा आगे है। आज ज्यादातर जो देश है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, पर भारत में अभी भी जो यूथ है वो ज्यादा है। आज भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है क्योंकि अपेक्षा करते हैं संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई है। आज भारत को विश्व का सबसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है, ठीक है। अग्रणी का मतलब क्या होता है? सबसे आगे। तो युवाओं के मामले में जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो, ऐसे मामले में भारत सबसे आगे खड़ा है। मतलब सबसे ज्यादा युवा कहां पर है? भारत में। मतलब 35%, 35 वर्ष से नीचे के लोग कहां पर है? सबसे ज्यादा भारत में। अपेक्षा करती, क्योंकि अब ये जो युवा होते हैं ये क्या है? ऊर्जावान है बेटा। इनमें भाई बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। आज एक बात बताइए, जितनी ऊर्जा मुझ में है, आप में है, उतनी ऊर्जा अपने फादर में, अपने ग्रैंडफादर में, पिताजी में, दादाजी में तो नहीं है। तो जो यूथ होता है वो ज्यादा ऊर्जावान होता है, वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। एक जो युवा है, ऊर्जावान है, वो 8 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे काम कर सकता है, परंतु जो बुजुर्ग होगा वो कितने? 2 घंटे, 3 घंटे, बस, ज्यादा नहीं। तो एक ऊर्जावान यूथ हमारे पास है, ठीक है, ऊर्जावान युवा वर्ग। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए, हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। एक होता है 0 से 15, और कभी कभार हम इसको 18 भी मान लेते हैं। 15 और 18 से लेकर के 59, ये आयु वर्ग है बेटा। देखो, अब इस 0 से 15 वाला तो ये तो बचपन है, ठीक है। जैसे कि आज आप लोग हो, अब आप लोग आज अर्निंग थोड़ी करोगे, आज आप लोग पैसा थोड़ी कमाओगे, आप लोग रोजगार थोड़ी करोगे, नहीं। और ये 59 से ऊपर वाले हैं, ये जो कि बुजुर्ग हैं, तो अब वो क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं, काम धंधा कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बस अब भैया अब नहीं करनी, अब खत्म हो, और अब उनसे उतना काम होगा भी नहीं। तो इनकी भी जो जिम्मेदारी है वो किस पर है? इस पर है, इन पर है। और इनकी भी जो जिम्मेदारी है वो इन पर है। ये कौन है? ये इनके तो माँ बाप है, ठीक है। इनके तो माँ बाप है कि हाँ भाई, मुझे मेरे बच्चों का पालन पोषण करना, उनको शिक्षा देनी, उनको स्वास्थ्य देना, उनको अच्छा खाना पीना देना, सब कुछ देना है। और इनके क्या है? बच्चे हैं कि नहीं नहीं साहब, मेरे पिताजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मैं तो मेरे माता पिता का भी मैं भी ध्यान रखूं, उनको खूब खिलाऊं पिलाऊं, अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं खूब, मतलब पूरा का पूरा जो बाहर होता है वो सब इन पर होता है, ठीक है। और ये जो युवा जनसंख्या है, ये हमारे पास क्या है? सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये ही काम करते हैं, यही उत्पादन करते हैं, यही उत्पादन को बढ़ाते हैं, यही, इनकी ही उत्पादकता क्या है? देश को आगे लेकर करके जाती है। और जनरली देखें तो इनकी और इनकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर रहती है। उदारीकरण के कारण विश्व के औद्योगिक विकसित देश अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कामों को संपादन वैसे देशों में कराने लगे जहां सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध होती है। अब देखिए, उदारीकरण का दौर आया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में उदारीकरण हो गया। अब उदारीकरण से ये हुआ कि भारत ने अपने द्वार, अपने गेट खोल दिए, और बाहर की कंपनियों को बोला कि अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है तो लगा सकती है। अब उदारीकरण के कारण क्या हुआ कि बाहर की कंपनियों ने देखा कि हम भारत में फैक्ट्री क्यों लगाएं, तो देखा कि वहां पे जो श्रम है ना, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े सस्ते में मिल जाएंगे, आसानी से सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, और भारत के लोग जो काम करेंगे वो तो 100% क्वालिटी वाले ही करके देंगे। तो इसलिए क्या है, उदारीकरण के बाद जो कंपनियां होती है वो ऐसे देशों में अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्रिया खोलना चाहती है जहां पर सस्ते में उनको क्या मिल जाए? श्रम मिल जाए, और काम करने वाले लोग हैं वो सस्ते में मिल जाए। क्योंकि काम करने वाले लोग सस्ते में मिल जाएंगे तो सामान को बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हम उसको अच्छी रेट पे बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है दीदी की, जो इंटरनेट यूज कर रही है, एक युवा देश के रूप में दिखाया गया। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग या बाहरी स्रोत। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो ऐसी सेवाओं को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशन। कंपनीज या कॉरपोरेशन, इनको शॉर्ट में लिख देते हैं एमएनसी। अब देखिए, अब नाम से समझिए, भव, भव का मतलब क्या होता है? देखो, आपने हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े। एक वचन एक, द्विवचन दो, भव मतलब दो से अधिक। तो ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस दो से अधिक राष्ट्रों में, मतलब बहुत सारे राष्ट्रों में, जिनका एक से भी अधिक राष्ट्रों में चलता है,
ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज सैमसंग है, सैमसंग कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया की। अब आज उसकी फैक्ट्री इंडिया में भी होगी, अलग अलग देशों में होगी, तो वो क्या होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। जोमेटो इंडिया का है, वो अमेरिका में भी काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहा है, वो क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। रिलायंस भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, टाटा भी जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। मतलब एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करना, सामान बेचना, खरीदना, ये सब कुछ करना, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो अपनी कंपनी से नहीं लेती, मतलब अपनी कंपनी से वो काम नहीं करते, वो दूसरे से ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आज मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान है, उस दुकान पे जैसे मान लीजिए दूध की थैली। अब जैसे दूध की थैली जो है ना, मैं मेरी दुकान पे से ना लेकर के पड़ोस वाली दुकान से ले रहा हूँ, तो वो आउटसोर्सिंग हो गया, मैं बाहर से ले रहा हूँ। मतलब कोई सेवा मैं मेरी कंपनी से ना करवा करके मैं किसी बाहर की कंपनी को ऑर्डर देता हूँ, साहब ये सेवा आप दीजिए, उसके लिए हम आपको पेमेंट कर देंगे। उसको क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, देखते हैं कि यार ये वाली जो सेवा है वो कहाँ से सस्ते में मिल सकती है, वहां से मिल सकती है, तो वहां के लोगों को अपन हायर कर करके या वहां के लोगों के द्वारा अपन ये काम करवा लेते हैं, वो हमारे आउटसोर्सिंग आ जाती है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व न केवल एक देश की वस्तु दुनिया के सभी बाजारों में सर्व सुलभ हो गई है, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग अलग हो गया है और देश में उत्पादन संस्थान बनी है जहां सस्ते मूल्य श्रम पर उपलब्ध है। अब देखिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण वर्तमान युग में पूरे विश्व में न केवल एक देश की वस्तु दुनिया के सभी बाजारों में सर्व सुलभ हो गई। अब एक तो क्या हुआ, उदारीकरण होने से बाहर की कंपनी यहाँ पर आई, यहाँ पर सामान बनाया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, बढ़िया। अब वो सामान यहाँ बन गया तो वो सबसे पहले तो इंडिया में भी बेचेंगे, इंडिया में बेचे, और अब ये सामान दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाएगा। ठीक है, अब मतलब ऐसा ही कोई सामान अमेरिका में बन रहा है, वो इंडिया में भी बेचा जा रहा है, इंडिया का सामान ऑस्ट्रेलिया में बेचा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सामान चाइना में, चाइना का इंडिया में, मतलब एक देश में बनी हुई कोई वस्तु सारी जगह बिकने लगी। तो मतलब आज अगर हम ऐसा नहीं कह सकते अमेरिका में जो चीज यूज हो रही है वो हम देख ही नहीं सकते, पॉसिबल है, जो सामान अमेरिका की कंपनी वहां बैठ करके बना रही है वो कल को इंडिया में भी बेच सकती है। तो उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में एक जैसा सामान, एक जैसी वस्तु एक समय पर हमें पूरे विश्व को उपलब्ध हो ही रही है, और इसके साथ साथ क्या है, जो उत्पादन का क्षेत्र है वो भी अलग अलग हो गया है। जैसे कि क्या है, कोई कंपनी यहाँ पर उत्पादन कर रही है, कोई दूसरे देश में कर रही है, कोई जैसे मान लीजिए मोबाइल है, अब मोबाइल में क्या है कि हो सकता है कोई कंपनी जो अपनी बैटरी है वो बैटरी अपनी चाइना में बनवा रही हो, बॉडी कहीं इंडिया में तैयार करवा रही हो, कवर्स जो है वो अमेरिका में तैयार हो रही हो, जहां से उसको सस्ता श्रम लगता हो, आसानी से उसका काम हो जाता है, सस्ते में काम हो जाता है, वहां करवाती है। तो मतलब आज एक जगह हुए हुए उत्पादन की सारी वस्तुएं पूरी दुनिया में भी है, और एक कंपनी अपना उत्पादन अलग अलग दुनिया, अलग अलग देशों में भी करती है, करती वही है जहां उनको सस्ते मूल्य पर श्रम मिल जाता है, मतलब काम करने वाले लोग सस्ते में मिल जाते हैं, जिससे एक और तो सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है, और वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है। तो एक और तो क्या, सस्ते श्रम वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है, मतलब सस्ते श्रम वाले लोग काम कर रहे हैं तो वहां सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, और दूसरा अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होती है। देखो, अब जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसको एक वस्तु को बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, अब 100 रुपए लग रहे हैं, अब जैसे मान लो 5 रुपए सरकार का टैक्स जोड़ दिया, 15 रुपए मान लो खुद का प्रॉफिट जोड़ दिया, 120 रुपए। अब जैसे मान लो अब मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूं, 120 रुपए। अब मेरे पास जो देश के है ना अलग अलग जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं वो आए, जैसे हर राज्य से मेरे पास होलसेलर आ गए, मैंने उनको 120 पर एक एक सामान बेच दिया। अब 120 पर एक एक सामान जब मैंने बेच दिया, तो अब वो क्या करेंगे, यहां से लेकर के जाएंगे अपने राज्य में, उसका मान लो खर्चा भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, मतलब मान लो हर गुट पे 5 रुपए का आ गया, 15 रुपए इन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, 140। अब इन्होंने जैसे मान लो कि भाई बिहार में आ गया, अब बिहार में सामान आ गया, तो बिहार में भी कोई हर जो जिले के या हर वो बड़े बड़े जो दुकानदार होंगे वो आएंगे, साहब अब दे दो सामान। अब वो जब अपने जिलों में लेकर के जाएंगे तो वो टोटल मान लो 150 रुपए ले लेंगे, 150 रुपए में, ठीक है, अब 150 रुपए में वो अगले को बेचेंगे, फिर वो दुकानों पे जाएगा, ऐसे करते करते ये सामान 170 रुपए में कहां बिकेगा, एक कंज्यूमर के पास, एक उपभोक्ता के पास बिकेगा। ठीक है, अब यही में मान लो कि यहाँ पर जो बड़ी कंपनी उसके पास ये सामान बन करके 50 रुपए में तैयार हो गया, 50 रुपए में तैयार हो गया, मतलब लगभग लगभग ये सामान 120 रुपए में यहाँ बिक जाएगा। मतलब क्या है कि अगर सामान को बनाने का खर्चा कम है तो कम मूल्य पर बिकेगा, और एक कम खर्चा कैसे हो सकता है कि जब मजदूर सस्ते में मिल जाए, क्योंकि मजदूरी जो लगती है वो बहुत ज्यादा महंगी लगती है, अगर वो सस्ते में मिल जाएगी तो लागत कम होगी, खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो उपभोक्ताओं को सस्ते में सामान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। भारत से आज तेजी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया वॉइस
बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, जिसे बीपीओ कहते हैं, अथवा कॉल सेंटर, मतलब जैसे आप कॉल सेंटर वाले देखते हैं कि हाँ नमस्कार, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉल सेंटर वाले, अभिलेखांकन जो रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंट्स का काम संभालते हैं, बैंकिंग सेवा, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण, शोध कार्य मतलब रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आदि सेवाएं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियां प्राय भारत की छोटी छोटी कंपनियों और संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। तो आज ये इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो अमेरिका, यूरोपियन संघ जो एक बड़ा यूरोप के सारे देशों का एक संगठन है, ये सब ऐसी सेवाएं भारत की छोटी छोटी कंपनियों से ले रही है। अब ये क्या है, ये आउटसोर्सिंग, कि खुद की देश की कंपनियों से ना लेकर, या खुद की कंपनी खुद से ना लेकर करके बाहर की कंपनियों से लेती है। ओके, इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों या सरकार को भारत से इन सेवा प्राप्त करना काफी फायदेमंद है, क्योंकि भारत में इन सेवाओं की तुलनात्मक लागत काफी कम है। अब ये बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां भारत से ये सेवाएं लेती क्यों हैं? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि इसकी लागत कम है, भारत में बड़े सस्ते में लोग काम कर रहे हैं, तो उनका खर्चा थोड़ा सा कम आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि भारत के जो लोग हैं वो टैलेंटेड है, और भारत अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इंग्लिश स्पोकन देश है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो बात अलग है कि काफी लोगों को जब अपन सुनते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, परंतु अमेरिका के बाद अगर सबसे ज्यादा इंग्लिश कहीं बोली जाती है तो वो भारत में बोली जाती है। अमेरिका की टोटल जनसंख्या 30 करोड़ है ठीक है ना। अब उसमें अगर वो जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हमारे मान लेना शायद 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं 140 करोड़ लोगों में से, पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश बोलने वाला जो देश है वो भारत है। इसका मुख्य कारण ही कुशल श्रम शक्ति की प्राप्त उपलब्धता और निम्न मजदूरी दर है। तो क्यों हो रहा है कि क्यों भारत की कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्रदान कर रही है, ले रही है? कुशल श्रम शक्ति, कुशल का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। अपने काम को पूरा करने में ये लोग एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि टैलेंटेड है, उनको अपना काम बड़े अच्छे से करना आता है। तो एक तो कारण ये हो गया जिसके कारण बाहर के जो बड़ी बड़े देश हैं वो यहाँ की कंपनियों से ये सेवाएं ले रहे हैं। दूसरा, निम्न मजदूरी दर, मतलब मजदूरी भी बहुत कम है, मतलब जो पेमेंट लेते हैं वो भी इंडिया वाले बहुत कम लेते हैं। भारत अपने श्रम की मेधा शक्ति, कुशलता, विशिष्टता एवं निम्न मजदूरी के कारण जो सेवाएं विदेशों को उनकी कंपनियों के लिए भेजता है उसकी तुलनात्मक लागत काफी कम है, इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक रोजगार मिल रहे हैं। देखो, अब भारत के अपने श्रम की मेधा शक्ति मतलब जो दिमाग है उसकी शक्ति, मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं टैलेंटेड है, ब्रेन बहुत है इंडिया वालों में। कुशलता है, एक्सपर्ट है वो लोग, ठीक है, जो भी काम को करते हैं बड़े बारीकी से बेहतर काम करके देते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे नहीं है एरे गिरे नथु गिरे नहीं कुछ भी कर दिया, एक्सपर्ट है। विशिष्टता एवं निम्न मजदूरी, अपने काम में स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड अपने काम में जो काम कर रहे हैं वो उसमें। मैं आपको बता दूं, कोरोना के समय में भारत से दवाइयां गई हैं यार, सोचो, भारत के डॉक्टर्स फॉरेंस में जा जाकर करके ट्रीटमेंट कर करके आए। विशिष्टता हमारे वाले में स्पेशलाइजेशन है। अब बड़े बड़े देशों की कोरोना में हालत खराब हो गई पर भारत मजबूत खड़ा रहा, ठीक है। और निम्न मजदूरी दर, इन सबके कारण क्या है, ये सेवाएं विदेशी कंपनियों को भेजता है, जिससे कि उनकी लागत काफी कम हो जाती है और पूरे विश्व को सस्ते में मिल जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार व्यापक मिल रहा है। ये जैसे मैंने माइंड आपको दिखाया और इसके हाथ में यूं है डंबल्स, ठीक है, मेहनत कर रहा, मजबूत बना रहा, मतलब ताकतवर है, दिमाग जो है, मेधा शक्ति जो है वो बहुत है। यही एक कारण है कि आउटसोर्सिंग के मामले में भी भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य डेस्टिनेशन बन गया है, जो विश्व के अन्य देशों के रोजगार क्षेत्र में बहस का विषय हो गया है। अब यही कारण है कि आउटसोर्सिंग के मामले में भी सबसे बढ़िया जो डेस्टिनेशन बन गया वो इंडिया बन गया। भाई आउटसोर्सिंग करवानी कहां से? इंडिया की कंपनी से करवानी। गंतव्य या डेस्टिनेशन क्या होता है? आपका लक्ष्य होता है भाई। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से बैठा हूँ, मुझे बिहार आना, तो मेरा गंतव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा डेस्टिनेशन क्या है? बिहार पहुंचना है। ऐसे आपका 10th बिहार बोर्ड में टॉप करना, सोशल में 100 में से 100, 80 में से 80 लेकर के आना, ये है। तो इसी प्रकार से अब हर देश ये सोचता आउटसोर्सिंग इंडिया, लक्ष्य क्या है, टारगेट फाइनल इंडिया, बस वहां से। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा दुनिया के लिए बन चुका है रोजगार के क्षेत्र। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं। अब जो सेवा क्षेत्र है इसमें जो बुनियादी सुविधा है वो बुनियादी सुविधाएं क्या है? देश या राज्य की सर्वांगीण प्रगति मूलतः कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है, और इनकी प्रगति आधारभूत संरचना अथवा बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करती है। तो अगर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का सर्वांगीण प्रगति करवानी है, सर्वांगीण मतलब पूर्ण रूप से उसका अगर विकास करवाना है, तो किस पर निर्भर करता है? कृषि क्षेत्र पर, उद्योग क्षेत्र पर और व्यापार पर। देखो, कृषि, उद्योग और व्यापार, व्यापार भी एक सेवा क्षेत्र है, मतलब इन तीनों पर निर्भर करता है। ये तीनों क्या है? आर्थिक क्षेत्र है, मतलब आर्थिक विकास आर्थिक क्षेत्रों पर निर्भर करेगा। और अब इनका विकास किस पर निर्भर करता है? आधारभूत संरचनाओं पर या बुनियादी सुविधाओं पर। बुनियादी सुविधा या आधारभूत संरचना क्या है? ऐसी सुविधाएं जो तो इनको चाहिए ही चाहिए,
चाहिए ही चाहिए। अब कृषि वालों को, उद्योगों वालों को क्या है, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये बुनियादी सुविधा है, वो मिलना चाहिए। अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए, उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो मतलब इनको वित्त, फाइनेंस भी इनको चाहिए, ठीक है। सेवा में बैंकिंग क्षेत्र है, उसकी भी आवश्यकता होगी। तो इन सब के लिए जो बुनियादी जो सेवा है, सुविधा है, रोड, सड़क हो गए, इन सब की आवश्यकता होती है। मतलब अगर देश का या राज्य का विकास करना है, तो उसके लिए इन तीनों क्षेत्रों पे निर्भर होता है, और ये तीनों क्षेत्र जो निर्भर है, वो आधारभूत संरचना पे है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक कंपनी है, ये कंपनी को अपना सामान 40 किलोमीटर दूर भेजना है। अब 40 किलोमीटर में आप कितना टाइम मानते हो? 40 किलोमीटर का मतलब ये है कि लगभग-लगभग अगर अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा रोड होगा, सड़क होगी, तो हद मार कर के 1 घंटे से पहले-पहले भी वो क्या है, सामान पहुँचा सकती है। पर आप मान लीजिए सड़क बहुत बुरी है, टूटी-फूटी है, तो उसी 40 किलोमीटर को पहुँचते हुए डेढ़, 2, ढाई, 3 घंटे लग जाएँगे। मतलब क्या हो गया? समय खराब हुआ, नहीं तो उस समय 2-3 चक्कर लगा कर के और तेजी से सामान पहुँच सकता था, और ज़्यादा सामान जा सकता था। तो बेसिक जो चीज़ें होना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, जो बुनियादी चीज़ है, आप आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे ने डायरेक्ट 10th पढ़ ली? नहीं। पहले नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पढ़ाई जाती है, जिससे आपका जो बुनियाद है, ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डे, वो आपका क्लियर हो। बेसिक जो बुनियाद है, वो क्लियर हो जाएगी, तो फिर तो आप आगे बढ़ते ही जाओगे। पर बुनियाद कमज़ोर रह जाएगी, तो फिर दिक्कत आएगी। जिस देश अथवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं अधिक होंगी, वहां औद्योगिक उत्पादन और रोजगार की वृद्धि होती है। तो जिस देश या क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं अधिक होंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं होंगी, वहां पर औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि भी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, तो ज्यादा ज्यादा हर कंपनी चाहेगी कि हम हमारा इंडस्ट्री खोले, हम हमारा उद्योग खोले, तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार भी खूब मिलेंगे। उत्पादन और रोजगार के द्वारा ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। तो उत्पादन, आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करोगे, उत्पादनों के लिए आपको उद्योग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उत्पादन और रोजगार के द्वारा ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे समृद्ध देशों में ज्ञान और शोध की सुविधाएं अधिक होने के कारण क्षेत्रों में सेवा का विस्तार होता गया है, जिसके कारण विश्व के सभी देशों से उच्च तकनीकी जो शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों का पलायन उन देशों में हुआ। देखो, अब अमेरिका और जापान, ये जो समृद्ध देश है, ये ज्ञान और शोध की सुविधा देते हैं। तो ज्ञान, लोगों का ज्ञान और शोध, मतलब रिसर्च करने की जो सुविधा होने के कारण क्या है, वहां पे सेवा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। और इसीलिए जो उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब जो हाई एजुकेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग कहां जाने लगे? इन देशों में जाने लगे। ये एजुकेशन के लिए दिखाया गया। भारत के उच्चतम तकनीकी शिक्षा का केंद्र आईआईटी तथा उच्चतम व्यावसायिक शिक्षा केंद्र आईआईएम से निकले हुए हुआ उन देशों में उच्चतम रोजगार के लिए जाते हैं। अब जिन्होंने आईआईटी या आईआईएम यहां से पढ़ा हुआ, तो वो बेहतर रोजगार के लिए, अच्छे रोजगार के लिए कहां पर जाते हैं? अमेरिका या जापान जाते हैं। ये तस्वीर आपको आईआईएम अहमदाबाद की दर्शाई है। उसी तरह भारत के बेंगलोर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी के उपयोग के क्षेत्र में के कहने के कारण देश के सभी क्षेत्रों के उच्च सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त युवक रोजगार के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से बेंगलोर जो शहर है, ठीक है, उसको आईटी के लिए बड़ा फेमस है हमारा बेंगलोर शहर। तो पूरे भारत में से जो भी लोग आईटी की इसकी पढ़ाई करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की, वो सब लोग कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए बेंगलोर में जाते हैं। जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है, इन राज्यों में बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात एवं परिवहन, दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अब बीमारू राज्य जो है, उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि जो बीमारू राज्य हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब इन राज्यों में बीमारू होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा है, जैसे बिजली होना, सिंचाई होना, यातायात होना, परिवहन होना, दूरसंचार होना, ये जो सुविधा है, ये उपलब्ध नहीं है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वित्त की, फाइनेंस की। वित्त में क्या है? बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा, जहां से लोन मिल सके, पैसा मिल सके। बीमा क्षेत्र आ गया, और बाकी कोई अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। वित्त का मतलब होता है फाइनेंस बेटा, मतलब जो पैसा देने वाली जो संस्था हो, बैंक हो जाए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाए, ये सब कुछ। ऊर्जा, एनर्जी, अब ऊर्जा कहाँ कहाँ से? कोयला से, विद्युत से, तेल से, पेट्रोलियम गैस और गैर पारंपरिक ऊर्जा अन्य, ये सब कुछ। ये आप ज्योग्राफी में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। यातायात, ट्रांसपोर्ट में रेलवे, सड़कें, वायुयान, जलयान सभी बेहतर होने चाहिए। संचार, डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया एवं अन्य, इनका भी बेहतर होना जरूरी है। गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है, जो इस प्रकार है। देखो, आर्थिक संरचना तो क्या है कि आपका डायरेक्टली आर्थिक विकास में एक बड़ा योगदान है, तो वहां पे खर्चा करना, वो तो डायरेक्टली इकोनॉमिक विकास, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा रहा है।
पर गैर आर्थिक जो संरचना है, गैर आर्थिक संरचना में क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जहां खर्चा करा जाएगा वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या आर्थिक विकास की ओर आपको लेकर करके जाएगा। जैसे शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया जो जैसे नर्सरी, एलकेजी, छोटी मोटी एजुकेशन होती है, फिर प्रारंभिक शुरुआती एजुकेशन, फिर माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सब कुछ। स्वास्थ्य में अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, नर्सिंग होम हो, अन्य। और नागरिक सेवा जैसे सामाजिक चेतना, सफाई एवं अन्य। अब इन सबसे कोई आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, परंतु लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे, साफ सफाई, नागरिक सेवाएं देंगे, तो उनसे लोगों का विकास होगा, वो बेहतर काम करेंगे, ज्यादा उत्पादकता बढ़ाएंगे और आगे देश को लेकर के जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं गैर आर्थिक जो संरचना है वो आर्थिक संरचना की नींव है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरते हैं ना, खड्डा खोदते हैं, उनमें पत्थर वत्थर डालते हैं और फिर उसके ऊपर मकान खड़ा करते हैं। तो आर्थिक संरचना में क्या है, फाइनेंस का काम आ गया और सारे काम आ गए। उन सारे काम को करने के लिए मानव संसाधन चाहिए जो कि हमारे इनसे तैयार होंगे, जो कि गैर आर्थिक संरचना में है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका है, ठीक है। अब सेवा क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्या होता है। भौतिक पूंजी, पूंजी का मतलब सीधा सा आपके लिए संपत्ति है बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ये बोर्ड है, ये संपत्ति है, असेट है, पूंजी है। इसको भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, भौतिक जिसको अपन फिजिकली टच कर सकते हैं, ये हो गया। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मानव क्या है, मानव भौतिक पूंजियों का भी इस्तेमाल करना जानता है, ठीक है। आज अगर मानव में ज्ञान होगा, मानव कुशल होगा, तो उसको पता होगा कि बोर्ड का कैसे यूज करना है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी आई है उसका कैसे यूज करना है, इस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। तो मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। श्रमिकों को कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि बढ़ाकर देश की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो श्रमिकों को अगर हम लोग कुशल बनाए, एक्सपर्ट बनाए, मतलब उनके काम में उनको और भी बेहतर ट्रेनिंग दे, उनको शिक्षण दे, उनको प्रशिक्षित में ट्रेन करें, उनको स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पे बेहतर खर्चा करें, तो उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। आय तो मात्र एक विकल्प है, अर्थात आय एक साधक है, जबकि मानव विकास एक साध्य है। देखो आय मात्र तो एक विकल्प है, ठीक है। आय जो है, इनकम है, वो तो एक विकल्प है। देखो आय एक साधक है और मानव विकास एक साध्य। साध्य का मतलब क्या है, जो फाइनल गोल है वो है, और साधन क्या हो गया उस गोल तक पहुंचने का। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं घर से या स्टूडियो किस पर आता हूं, तो मैं गाड़ी पर आता हूं, तो गाड़ी मेरे लिए एक साधन है, पर मेरा जो साध्य, मेरा गोल है वो क्या है, ऑफिस पहुंचना, स्टूडियो पहुंचना, यही है ना। इसी प्रकार से आय तो एक साधक है, मानव विकास करने में गोल क्या है, मानव विकास करना। तो मानव विकास करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली जो है वो आय है, इनकम है। और इनकम जो है, इनकम किस पर निर्भर करती है कि आप कैसा काम करते हो, कैसे रोजगार आप पाते हो। और रोजगार में ये बात तय है कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसको ज्यादा बेहतर रोजगार मिल पाएगा, बेहतर रोजगार मिलेगा तो ज्यादा इनकम कमा पाएगा, ज्यादा इनकम कमा पाएगा तो उसका जो विकास है वो ज्यादा अच्छा होगा, और जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको इसके विपरीत होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष मानव पूंजी निर्माण होता है। तो शिक्षा पे खर्चा करोगे, स्वास्थ्य पे खर्चा करोगे, तो इससे प्रत्यक्ष मानव पूंजी का निर्माण होगा। मतलब डायरेक्टली क्या बनेगी, मानव पूंजी बनेगी। मतलब ऐसे लोग बनेंगे जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और देश के लिए उत्पादन करें, उसको विश्व में बेचे और खूब प्रॉफिट देश के लिए कमा कर करके दे। भौतिक पूंजी दृश्य होती है, जबकि मानवीय पूंजी आदर्शीय होती है। तो भौतिक पूंजी कैसी है, दिखने वाली होती है। आज आपके पास जमीन है, आप जमीन को देख सकते हो, आपका सोना चांदी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। परंतु मानव पूंजी आदर्शीय होती है। परंतु ये मानव पूंजी जो दिखने वाली नहीं है, वो कैसी है, वो इसे देखने वाले को भी वो ही तैयार करती है। आज कोई व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, कितना एक्सपर्ट है, कितना नहीं है, ये आप ऐसे देख करके थोड़ी बोलोगे हाँ यार वो व्यक्ति तो बहुत टैलेंटेड, पर हम जमीन को देखो यार इतनी बड़ी जमीन। अब व्यक्ति जो टैलेंटेड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, उसका काम करने के बाद पता चलेगा हाँ भाई टैलेंटेड है या नहीं। यहां से खड़े खड़े थोड़ी बोल सकते हो भाई वो व्यक्ति तो बहुत टैलेंटेड है, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमारी जो मानवीय पूंजी वो एक गुण है, हमारा एक गुण है। और गुण कैसा होता है, अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं, वो हम जब लेकर के आते उसको प्रकट करते तभी ही पता चलता है। बिना मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास कल्पना मात्र है। तो बिना मानवीय पूंजी, बिना अगर मानव पूंजी नहीं हुई तो आर्थिक विकास सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूं, जापान का उदाहरण लीजिए, बेस्ट उदाहरण है बच्चों। उनके पास प्राकृतिक संसाधन नाम मात्र है उनके पास। जो देश अपनी सेनाओं पर, नेवी पर, इन पर डिफेंस पे खर्चा करते हैं, जापान ऐसा देश है जो तीनों ही नहीं रखता, ना नेवी ना डिफेंस, कुछ भी नहीं रखता है वो।
पर फिर भी वो इतना तरक्की पे, वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मानव पूंजी पे खर्चा करता है। वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे जो संस्कार हम जिस अपनी भाषा में कहते हैं वो सिखाता है, मानव पूंजी बनाता है और फिर आर्थिक विकास करता है। अब मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक, अभी तक की कहानी में हमें ये बात तो समझ में आ गई कि मानव पूंजी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मानव पूंजी होनी चाहिए। पर इस मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए कौन-कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है? घटक या कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि किन-किन चीजों से वो मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे मैं कहूँ अपना शरीर किस-किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो आप बताओगे सर इन-इन चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारी बॉडी के क्या-क्या कंपोनेंट्स हो गए। उसी प्रकार से मानव पूंजी को बनाने के लिए क्या-क्या घटक है। जैसे हम कहते हैं एक मकान को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? हमें ईंट चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है? ये सब हमें चाहिए। उसी प्रकार से मानव पूंजी के निर्माण के लिए क्या-क्या आवश्यक है? तो देखिए, मानव पूंजी के लिए प्रमुख जो घटक है वो भोजन है, मतलब रोटी हो गई, फिर वस्त्र मतलब कपड़ा, आवास मतलब मकान। ये जो तीन तो अपना जो फेमस स्लोगन है, रकम वाला, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी मिलना आवश्यक है। तो पांच है, जैसे हमारी ये पांच उंगलियां होती है, जैसे हमारा शरीर कहते हैं ना पंच तत्व से बना होता है, पांच चीजों से बना होता है, अग्नि से, ठीक है, वायु से, जल से, इन सब से। तो उसी प्रकार से जो मानव पूंजी वो भी इन पांच से बनी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन घटकों के द्वारा मानव पूंजी को मजबूत बनाया जा सकता है। मतलब मैं ये कहता हूं मानव को मानव पूंजी इन्हीं के द्वारा बनाया जा सकता है। वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में पूंजी निवेश करने के पश्चात मानव पूंजी एक सशक्त साधन बन जाता है। देखो, अब कोई व्यक्ति शिक्षा में पैसा खर्चा करता है, स्वास्थ्य में पैसा खर्चा करता है और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पे, मतलब जहां आप कार्य कर रहे हो वहां पे कोई ट्रेनिंग पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, अब वो कंपनी वाले क्या है आपको जॉब काम सिखाएंगे। काम हो सकता है, काम दो तीन तरीकों से सिखाया जा सकता है, या तो वहां पे जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा सिखा दिया जाए, या हो सकता है आपको दूसरी कंपनी में भेजा जाए, या हो सकता है आपको कहीं बाहर भेजा जाए कि भाई वहां से आप काम सीख करके आओ, वो यहाँ पे काम करो। और यहाँ पे काम करोगे तो फिर आप कंपनी का उत्पादन बढ़ाओगे, और कंपनी का उत्पादन बढ़ाओगे तो उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, सबको फायदा ही फायदा है। तो कार्यस्थल पे ट्रेनिंग, प्रवसन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आज हर व्यक्ति क्या है, बेहतर सुख सुविधाएं चाहता है। आज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और उसको लग रहा है यहाँ पे मेरे पास ज्यादा अवसर नहीं है, ज्यादा बेहतर मुझे मौके नहीं मिल रहे, तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो काम के लिए क्या कर लिया, पलायन कर लिया, उसने प्रवसन कर लिया। सूचना मतलब अब कहीं भी कोई भी व्यक्ति है अपनी फील्ड के रिगार्डिंग क्या सूचनाएं पाता है, वहां पे मैं जाऊंगा तो मुझे कैसा काम मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कितना मिल जाएगा पैसा, कितना नहीं मिलेगा, यहाँ वाला बेहतर है, वहां वाला बेहतर है, ये सब कुछ इन सब पे खर्चा करता है, तो मानव पूंजी एक सशक्त साधन बन जाता है, जिससे आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों का विकास होता है। अगर मानव का विकास हो रहा है तो 100% तय है कि आर्थिक विकास होगा ही होगा, और मानव का विकास कैसे होगा? इन पांच घटकों के कारण होगा। भारत सूचना तकनीकी में विश्व का अव्वल देश में गिनती की जा रही है। सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज दुनिया के अव्वल देशों में, प्रथम देशों में काउंटिंग करता है। बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि शहरों में सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है, जिसमें हजारों लोगों को प्रति वर्ष रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इन सारी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। मंदी का मतलब जो होता है, मंदी का मतलब यह है कि जब हर वस्तु की प्राइस, कीमतें गिर जाती हैं तो उसको मंदी कहते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एक महंगाई होती है और एक मंदी होती है। महंगाई या जो इन्फ्लेशन है वो कब होता है? जब हर वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, आप उसी को महंगाई कहते हो। और ये महंगाई क्यों हुई है? क्योंकि हमारी मांग जो है, डिमांड है वो ज्यादा है और जो सप्लाई करने वाले हैं वो कम है। और मंदी का दौर जब आता है, जब हर वस्तु की कीमतें गिर जाती है, जिसमें डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब देखिए, जब मंदी का दौर आता है, अब मूल्य देखो, कोई भी जो वस्तु का उत्पादन करने वाला व्यक्ति है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। आज जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज बना रहा हूँ, 100 रुपए में मेरी चीज बनी और 120 में बेच रहा हूँ, तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि भैया मैं बना इसलिए रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो। पर एक बात सोचो, चलो भाई प्राइस कम हुई, लोग नहीं डिमांड करे, मैं 110 तक लेकर के आ गया, 110 तक तो बेचूं। पर अब 110 में भी लोग नहीं खरीदने, नहीं साहब ये भी महंगे, ये भी महंगे, तो फिर मैं नहीं भाई, लोगों ने बिल्कुल ही खरीदना बंद कर दिया, तो मैं क्या कर दूंगा? अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। फैक्ट्री बंद करने का मतलब ये है कि जो मेरे पास इतने सारे लोग काम कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके पास आय का साधन खत्म हो जाएगा, और आय का साधन खत्म हो जाएगा तो उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। यही पूरे जगह लागू होता है कि जब भी मूल्य गिरेगा, महंगाई से भी बुरी स्थिति जो है वो मंदी वाली स्थिति है। जैसे ही मूल्य गिरेगा वैसे क्या होगा? उत्पादन करना बंद कर देगा, फैक्ट्रियां बंद, लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, स्थितियां और भी बुरी हो जाती है।
उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी है परंतु उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। देखिए अब उपभोक्ताओं की तो मांग बढ़ रही है पर जितना मूल्य उत्पादक चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है, उतना मूल्य नहीं मिल पाता। मतलब लोग कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो फिर वो कैसे बेच देगा? ठीक है, क्योंकि उसको भी नुकसान हो रहा है। इन उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त होती है। मतलब मैंने क्या कहा कि मेरा सामान अगर 100 रुपए में बना है तो मैं 120 रुपए में बेचना चाहूंगा। मुझे बनाने में ही 100 रुपए लगे हैं तो यार 120 तो दो, चलो 120 नहीं दे, 115 दो, 115 नहीं, 110 तो दो, 10 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। पर यहाँ पे जो उत्पादक है उनको लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हुई। मतलब 100 रुपए का सामान बनना कोई 80 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, तो हाथ जोड़ लिए बोले अपन को नहीं बेचना ऐसा सामान। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों को छटनी का रोजगार से मुक्त कर दिया गया। तो यही कारण था, जो विकसित देश थे उन्होंने क्या है, रोजगार से मुक्त कर दिया कि वे आप जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, अब रोजगार नहीं है हमारे पास। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। तो इसका प्रभाव भारत के उन लोगों पर भी पड़ा जो दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे थे। कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका में अपनी सेवा बंद करनी पड़ी। जो वित्तीय संस्थाएं जो लोन देने का, पैसे देने का काम कर रही थी, उनको भी सेवाएं बंद करनी पड़ी। भारत पर इसका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ के पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में था। तो भारत का जो पूंजी बाजार है, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पहले ही पढ़ चुके हो वित्तीय संस्थाओं में, वो काफी मजबूत था। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश में कम पड़ा है। तो हमारा जो आधारभूत संरचना है वो विकसित देशों की तुलना में कमजोर है, पर फिर भी यहाँ पे मंदी का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ा है। अब बात करते हैं बिहार पर मंदी का प्रभाव। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस मंदी का बिहार पे क्या प्रभाव हुआ वो भी देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारे राज्य के मतलब बिहार के जो इंजीनियर मंदी पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिरे से इन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। अब जो लोग बिहार के लोग कहीं बाहर काम कर रहे थे तो उन्हें रोजगार से निकाल दिया गया। अब उनको फिर से जीरो से क्या है, काम करने की शुरुआत करनी थी। उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आती थी उसकी मात्रा घट गई। अब उन देशों में जो लोग काम कर रहे थे वहां से जो पैसा आता था, अब उसकी मात्रा घट गई, कम हो गई, क्योंकि लोगों को वहां से निकाल दिया और वो वापस हमारे देश में आकर के रहने लगे। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा है। तो मतलब जो मंदी है उसका खराब प्रभाव भी पूरे विश्व के लगभग सभी भागों पर पड़ा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं हुआ है। देखिए अब भारत एक कृषि प्रधान देश था और भारत का जो पूंजी बाजार है वो भी मजबूत था, तो इसलिए भारत पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव तो हुआ है पर जितना नुकसान बाकी विकसित राष्ट्रों का इनका हुआ उतना भारत का नहीं हुआ। मंदी के वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि बिहार में कृषि और कृषि जनित उद्योगों को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए। तो अब मंदी को देखते हुए ये बात समझ में आ रही है बिहार में कि कृषि को मजबूत बनाया जाए और कृषि जनित उद्योगों को, मतलब ऐसे उद्योग लगाए जाए जहां पे कच्चा माल जो जाए वो कृषि से जाए। मतलब कृषि और उद्योग दोनों जुड़ जाए। जैसे कि मान लीजिए कपास है, कपास किसान उगा रहा है, कपास की शर्ट टी शर्ट वाले उद्योग लगा दो। उसके अलावा कोई टोमेटो सॉस बनाने वाली है तो टमाटर जो है किसान उगाए और वो सॉस बनाए। ऐसे उद्योग लगाओ जिसमें मतलब उन उद्योगों का जो आधार है वो कृषि रहे, कृषि से सामान आए। कृषि कमजोर पड़ी, उद्योग कमजोर पड़े, और उद्योग मजबूत हो रहे हैं तो कृषि भी मजबूत हो, ऐसा हो। हम देख चुके हैं कि वर्तमान मंदी का बुरा प्रभाव भारत पर उतना अधिक नहीं पड़ा है जिसका इसका बुरा प्रभाव विकसित देशों पर पड़ा है। तो जितना विकसित देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा उतना भारत पर नहीं पड़ा है। भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण यह आशा व्यक्त की जाने लगी है कि 21वीं शताब्दी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। बिल्कुल ये विश्वास है, ये संकल्प है हमारा कि भारत की पूंजी बाजार जो मजबूत है उसके कारण भारत का जो श्रम है, भारत के लोग हैं, उनमें जो उच्च दक्षता है, हाई कैपेबिलिटी है, उनमें विशाल श्रम शक्ति है, खूब लोग हैं काम करने वाले, इन सब के कारण ये आशा, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाएगा। मतलब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा डेवलपमेंट के, और जो विकसित राष्ट्र है उनकी श्रेणी में भारत आएगा और विकसित राष्ट्र को मार्गदर्शन करने वाला भी भारत फिर जरूर बनेगा। ये आशा है, ये विश्वास है हमारा। और इसी के साथ आज का जो ये वन शॉट है वो भी कंप्लीट होता है, और ये भी विश्वास है कि आपके बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में 100/100 भी आएंगे, और पूरा 100% विश्वास है। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो, डाउट टू मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा, और मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वन शॉट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।